चैप्टर 420 वेस्टबोरो 6 एडवर्ड स्ट्रीट। एक आंसर बर्नार्ड ने अपनी काली टोपी थोड़ा और नीचे प्रेस की, फिर फाउंटेन के पीछे वाले दरवाजे की तरफ उंगली उठाई और क्लेन, ईजनगार्ड और कैसलाना से कहा, हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की है, सभी इंफॉर्मेशन चैनल्स को ट्रेस किया, साइड प्रोफाइल की आउटलाइन ली और उस मैजिक मिरर की मदद भी ली। अब हमारे पास एक प्रिलिमिनरी सस्पेक्ट मतलब मुख्य संदिग्ध है। क्लेन ने यह सुना तो दिल में तुरंत सवाल उठा, मिरर का यूज़ करने में क्या दाम चुकाया होगा। एक आंसर की टोन में थोड़ी सी रुकावट थी, जिसे समझ आ रहा था शायद उसने मिरर यूज़ करने की कीमत चुकाई थी। ये घर का मालिक ही है? कैसलाना ने सवाल पूछा, लगभग पक्का मानकर। ईजनगार्ड स्टैंटन इधर उधर नज़र डालते हुए बोला, जैसे सोच रहे हो, तुमने हमें सीधा इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें कोई नया सबूत मिला है। हाँ, एक आंसर ने सीधा जवाब दिया, यहाँ घर के मालिक का एक पोर्ट्रेट मिला है जो कुछ चीज़ें प्रूव करता है। वो कभी फोटोग्राफ्स नहीं लेता और यहाँ के लोगों ने पास्ट में कई बार एक बड़ा काला कुत्ता डेविल डॉग इस एरिया में देखा है। ये काफ़ी हद तक प्रूफ बन सकता है कि सस्पेक्ट वही डिज़ायर अपोसल है। ईजनगार्ड ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, माफ़ करना, हम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और तुम्हें इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया। फाउंटेन का चक्कर पार करते हुए और मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए एक आंसर ने तेज़ी से बताया, इस घर का मालिक है पैट्रिक जेसन, एक छोटे बैंक का प्रिंसिपल शेयर होल्डर। उनके नेबर्स के हिसाब से वो एक चीयरफुल, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक मिडिल एज बैचलर, एक अधेड़ उम्र का अविवाहित पुरुष है। लोग कहते हैं कि उनकी कई मिस्ट्रेस मतलब प्रेमिकाएं थीं। इतनी प्रॉपर्टी के हिसाब से सर्वेंट्स कम हैं। जब कभी कोई बैंक्वेट या बॉल होता तो टेम्परेरी अटेंडेंस हायर कर लेते थे। उनका जवाब होता, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी की वजह से ज़्यादा सर्वेंट्स रखने से शांति भंग हो जाती है। ईजनगार्ड ने मस्ती में बोला, लगता है वो अपने सीक्रेट छुपाने के लिए सर्वेंट्स कम रखते थे। क्लेन, जिसके पास खुद को सर्वेंट नहीं था, थोड़ा गिल्टी सा मुस्कुराया और बोला, हो सकता है उनके फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग ना हो जितना लोग सोचते हैं। हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ईजनगार्ड ने पोर्च पर स्टेप रखते हुए कहा। ईजनगार्ड ने क्लेन की तरफ देखा, आपके घर में सर्वेंट नहीं है और सिर्फ लैंडलॉर्ड की मेड आती है हफ्ते में 2 बार। क्या ये इसलिए है क्योंकि आप बियॉन्डर होने का सीक्रेट छुपा रहे हैं? क्लेन ने हंसी रोक कर कहा, वो सबसे छोटी सीक्रेट है मेरे पास। फिर एक आंसर ने दरवाज़ा को धक्का दिया और एक ना बताने लायक बदबू अंदर से आई। ये सांस लेने जैसी स्मेल नहीं है, सड़न की स्मेल है। ईजनगार्ड ने एक नज़र में जज किया। एक आंसर ने मशीनरी हाईमाइंड टीम मेंबर को बुलाया, कार्लसन, कुछ मिला क्या? कार्लसन, जिन्होंने मोटे चश्मे पहने थे, थोड़ा उलझन और सीरियस फेस लिए बोले, हमने यहाँ बहुत सारी बॉडीज़ निकाली हैं। बेसमेंट में सीमेंट के अंदर, मोटी दीवारों में और गार्डन के घास फूस वाले एरियाज में एक के बाद एक छुपा हुआ कॉप्स मिला। सबसे पुराना दशक पुराना हो सकता है और सबसे नया कुछ दिन पहले का सर्वेंट था। कुछ के सिर्फ बोन्स बचे हैं, कुछ थोड़े सड़े हुए हैं। डीकन, ये जगह बिल्कुल ह्यूमन स्लॉटर हाउस लग रही है। जब वो बोल रहे थे, मशीनरी हैमैंड वाले और पुलिस ऑफिसर्स एक के बाद एक कॉप्स बाहर ले जा रहे थे। कुछ कॉप्सेस के अंग काटे गए थे। लगता है बैकलैंड के बहुत से मिसिंग पर्सन केसेस यही सॉल्व होंगे, ईजनगार्ड ने नाक दबाते हुए कहा। क्लेन ने जब एक आंत मतलब इंटेस्टाइन को फ्लोर पर खींचता देखा तो घबरा कर थोड़ा पीछे हट गया और घर का इंस्पेक्शन करने लगा। उसने पूछा, ये फर्नीचर इतना प्लेन क्यों है? अगर बैंकर है तो पोर्सिलेन, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और लग्जूरियस चीज़ें कहाँ हैं? कार्लसन ने एक आंसर की तरफ देखा। एक आंसर ने हाँ कहा और कार्लसन बोला, साफ लगता है कि जेसन ने यह बदला बहुत प्लान करके किया। उसने घर के वैल्यूएबल आइटम्स भेज दिए। वो शायद श्योर था कि उसको पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने सब लिक्विडेट कर दिया। जहाँ तक कैश, मेटल्स और ज्वेलरी का सवाल है, उसने वो सब कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। कार्लसन की बात सुन के क्लेन के दिमाग में 3 वर्ड्स घूमे, काम, रैशनल, क्रेजी मतलब शांत, तार्किक और पागलपन। सच में एक डेविल, ईजनगार्ड ने कहा और फिर डिडक्शन शेयर किए। वो क्लियर हेडेड है, रैशनली काम करता है, लेकिन क्रेजी भी है, रिस्की और एडवेंचरस। तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि वो कुछ और रिस्क ले लेगा? क्लेन ने पूछा। बिल्कुल, ईजनगार्ड ने सीरियस नोट किया। डिटेक्टिव ने घर सर्च किया और एक्टिविटी रूम में लटका पोर्ट्रेट उनकी आइडेंटिटी कंफर्म कर गया। पोर्ट्रेट में एक मिडिल एज आदमी पैट्रिक जेसन दिख रहा था। हाई चीक बोन्स, ब्लू आइज, ऑर्डिनरी फीचर्स। तब एक आंसर वापस आ बोला, हमें सीक्रेट चैम्बर में कुछ आइटम्स मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि पैट्रिक जेसन एक पावरफुल डेविल समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वजह से सफल नहीं हुआ। और उन आइटम से कंफर्म हुआ कि वो डेविल फैमिली बेरिया की मेंबर है। उसका रियल नेम हो सकता है जेसन बेरिया। बेरिया फैमिली? क्लेन ने नोट किया। एक आंसर ने बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया। 4th इपॉक में डेविल्स को पूजने वाले ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट के 3 ग्रेट डेविल फैमिलीज थे, नोइस, एंडेरियल और बेरिया। वो एक ईविल गॉड, डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स को वर्शिप करते थे। ईजनगार्ड ने क्लेन और कैसलाना को कॉन्टेक्स्ट दिया।
बेरिया और एंडेरियल फैमिलीज कमज़ोर पड़ रही हैं और अब नॉइस फैमिली के नीचे काम करती हैं। क्लेन ने सोचा बेरिया फैमिली पुरानी है तो जेसन के डेविल डॉग पालने का रीज़न समझ में आया। बहुत सर्चिंग के बाद डिटेक्टिव्स और मशीनरी हाई माइंड ये कंफर्म कर पाए कि पैट्रिक जेसन ही वो डिज़ायर अपोस्टल है। लेकिन मुश्किल ये थी कि जेसन का करंट लोकेशन नहीं मिला, वो कहीं गायब हो गया था। क्लेन ने एक रुमाल लिया जिसे जेसन ने डेविल समनिंग रिचुअल में यूज़ किया था और सोचा कि अब द ग्रे फॉग जाकर डिविनेशन करेगा। थोड़ी ही देर बाद इगैंसन ने भारी एक्सप्रेशन के साथ कहा, नाइटहॉक्स यहाँ एक सील्ड आर्टिफैक्ट लाएंगे, हम अभी एक्शन ले रहे हैं। ऑल राइट, इजनगार्ड और कैसलाना ने एक साथ रिप्लाई दिया। जेसन की विला से बाहर निकलते हुए क्लेन पीछे मुड़ा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ग्रीम हो गया। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसने डाउटफुल टोन में कहा। क्या प्रॉब्लम? कैसलाना ने जल्दी से पूछा। क्लेन थोड़ा सोच के बोला, उसने पहले ही बैंक बेच दिया, बिजनेस लिक्विडेट किया और वैल्यूएबल्स बेच दिए। अगर उसका मोटिव सिर्फ अपने डेविल डॉग का बदला लेना होता तो इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों? मतलब वो अपनी आइडेंटिटी और ज़िंदगी विलिंगली छोड़ रहा है सिर्फ एक पालतू जानवर के बदले के लिए। इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करना थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता? हो सकता है उसका डेविल डॉग से डीप इमोशनल बॉन्ड हो, कैसलाना ने सजेस्ट किया। इजनगार्ड ने गंभीर टोन में कहा, शेरलॉक सही कह रहा है। कैसलाना, क्या तुम्हें पता है डेविल पाथवे का सीक्वेंस 8 का पुराना नाम क्या था? कैसलाना सोचने लगी। क्लेन ने लो वॉइस में आंसर दिया, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड? ये नाम सुनते ही कैसलाना को तुरंत समझ आया कि दोनों डिटेक्टिव्स ने ऐसा क्यों कहा। एक कोल्ड ब्लडेड बियॉन्डर एक पेट के लिए इतना इमोशनल सेक्रीफाइस नहीं करेगा। क्लेन ने पॉइंट आउट किया, हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए और अपने अपने इन्फॉर्मेशन चैनल स्टार्ट करने चाहिए। इजनगार्ड और कैसलाना ने एग्री किया। क्लेन तुरंत वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन पहले वो चिसैक पुलिस स्टेशन गया जहाँ उसने बेल के लिए 50 पाउंड डिपॉजिट किए थे, उस पैसे को वापस लेने हैं। चैप्टर 421। पैट्रिक जेसन के घर का फ्रंट डोर अचानक जोर से खुल गया और काफ़ी नाइटहॉक्स जो ब्लैक ट्वीट कोट्स पहने हुए थे तेजी से अंदर घुस गए। उनके चेहरे पर अलर्ट और टेंस एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो किसी खतरनाक शत्रु का सामना कर रहे हो। टैप टैप टैप, एक आदमी पूरा सिल्वर आर्मर में आगे बढ़ा। आर्मर देखने में इतना हैवी लग रहा था जैसे उसमें कोई प्राचीन बोझ समा हो। डिज़ाइन पूरे एंशिएंट स्टाइल का था और लेफ्ट शोल्डर से लेकर एब्डोमेन तक एक गहरा रेड ब्लड स्टेन था जो कभी ना धुलने वाला लगता था। बाकी जगह छोटे रेड स्पॉट्स बिखरे हुए थे जो आर्मर को अजीब पर एक तरह का यूनिक डेकोरेशन बना रहे थे। सोल अश्योरर सोएस ने अपनी पॉकेट वॉच निकाली और टाइम देखकर बोला, चेंज। आर्मर रुक गया, वाइजर उठाया और अंदर से एक हैंडसम आदमी का चेहरा दिखा, ब्लैक बाल और ग्रीन आइज। लियोनार्ड मास्टर बेडरूम के बाथरूम में हॉट वाटर रेडी है, ज़्यादा देर मत करना वरना तुम्हें सिर्फ गॉडेस की गोद में वापस आना पड़ेगा, सोएस ने कामली समझाया। जी कैप्टन सोएस्ट। लियोनार्ड मिशेल ने अपने टीममेट्स की हेल्प से आर्मर उतारा। उसने रेड ग्लव्स पहने हुए थे। बिना कुछ बोले वो सीधा सेकंड फ्लोर गया और बाथरूम में गर्म उबलता हुआ बाथटब देखा। लियोनार्ड ने फटाफट कपड़े उतारे और बिना नाक को बाहर रखे गर्म पानी में घुस गया। उसकी स्किन जल्दी ही लॉबस्टर की तरह लाल हो गई और सरफेस पर अजीब सिल्वर स्कार जैसी लाइंस उभरने लगी। वो लाइंस तलवार की लकीरों की तरह फैल कर हॉट वाटर में घुल रही थी। 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि स्टीम खत्म हो गई और पानी के सरफेस पर एक पतली ट्रांसपेरेंट बर्फ की परत बन गई। तब लियोनार्ड भारी सांस लेते हुए उठा, थोड़ा सिर टिल्ट किया जैसे किसी की आवाज़ सुन रहा हो। धीरे से बोला, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें 1-42 की असल ओरिजिन पता है? उसके माइंड में एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ गूंजी, तुम दिन ब दिन ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो। मुझे नहीं पता वो आर्मर कहाँ से आया, लेकिन मुझे इस खून का मालिक ज़रूर याद है। लियोनार्ड की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कौन? बुजुर्ग ने डीप वॉइस में जवाब दिया, एक प्राचीन गॉड कैटेकलिज्म से पहले का। साउथ ब्रिज, रोज स्ट्रीट, हार्वेस्ट चर्च। क्लेन जैसे ही शांत प्रेयर हॉल में आया, उसने फादर उतरास्की और वैम्पायर एमलिन वाइट को देखा। दोनों पुरुष अपनी अलग अलग कुर्सी पर बैठे थे, हाथ जोड़े हुए, चर्च ऑफ अर्थ मदर का खास प्रेयर पोज। आज एमलिन के एक्सप्रेशन में अनयूजुअल कामनेस थी, ना एरोगेंस ना चिड़चिड़ापन। क्लेन ने हल्का सा स्माइल किया, अपने चेस्ट पर ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम बनाया और चुपचाप बैठ गया। प्रेयर खत्म होते ही वो एमलिन के पास आया और बोला, आज तुम बड़ी भक्ति में डूबे हुए लग रहे हो। एमलिन एकदम झटके से रियलिटी में आया और बुरी तरह से बुदबुदाने लगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? क्लेन ने कैजुअली कहा, शायद बुरा नहीं है, लेकिन एमलिन उदास हो गया। मेरी रेजिस्टेंस कम हो रही है, पर मैं चांद को धोखा नहीं देना चाहता। क्लेन ने टॉपिक बदला और पूछा, तुम सैंग्विन्स एग्जैक्टली किसकी पूजा करते हो? प्राइमोर्डियल मून या कोई और मून डिटी? एमलिन ने थोड़ा चिन्ह ऊपर करके कहा, दोनों प्योर ब्लड सैंग्विन के लिए मून गॉडेस लिलिथ ही सब कुछ है। वो हमारी एंसेस्टर है, एक प्राचीन देवी डीटी, लेकिन जो ह्यूमन सैंग्विन बनते हैं वो ज़्यादातर प्राइमोर्डियल मून को वर्शिप करते हैं। नॉर्मल केसेस में दोनों सेम लगते हैं, पर कभी कभी डिफरेंस भी होता है।
क्लेन ने सोचा ये वही वैम्पायर सीक्वेंस होगा जिसका जिक्र मिस्टर एजीक ने किया था। फिर एमिली ने बताया कि ह्यूमन भी तो दो तरीके से सैंग्विन बनते हैं, एक भी स्टोमेंट से, दूसरा पोशन से। और पोशन से उन्हें सबसे ज़्यादा नफरत है क्योंकि उनके लिए सैंग्विन का ब्लड एसेंस यूज़ होता है। क्लेन ने सोचा मेरे सामने चलता फिरता बियॉन्डर इंग्रेडिएंट बैठा है। इस थॉट ने उसे उदास कर दिया। एमिलिन ने टॉपिक स्विच करके कहा मैंने तुम्हारी दो इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लिए हैं, 1000 फेस हंटर का म्यूटेटेड पिट्यूटरी और उसका खून। पहले की प्राइस है 2000 पाउंड्स और खून 100 ml का 300 पाउंड्स। क्लेन ने तुरंत कैलकुलेशन की। उसके पास बेल रिटर्न के बाद 2185 पाउंड्स थे, मतलब अभी भी 115 पाउंड्स कम थे। उसने कैजुअली पूछा डिस्काउंट पॉसिबल है? एमिलिन ने सिर हिलाया नहीं, अगर मैंने बार्गेन नहीं किया होता तो वो तुमसे 2800 पाउंड्स मांगता। क्लेन के माइंड में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। इतनी मुश्किल से बचाया हुआ पैसा एक ही डील में ख़त्म हो रहा है और अभी भी कम पड़ रहा है। हैंगमैन जल्दी वेयरवुल्फ कैरेक्टरिस्टिक बेच दे तो बड़ी मदद हो जाए। एमिलिन फिर कहा ड्रैगन्स रेयर होते हैं, अगर और कहीं मिले भी तो हमारे रेट से सस्ते नहीं मिलेंगे। क्लेन ने साय किया और डील डिले करने की बात की। रीज़न बता दिया कि वो अभी ऑफिशियल्स की प्रोटेक्शन में है और अभी ट्रांजैक्शन करना सेफ नहीं। फिर बात निकल गई बेरिया फैमिली पे। क्लेन ने एमिलिन से इन्फो मांगने के लिए बोला और ऑफ़र किया कि वो उसके लिए पे करेगा। एमिलिन ने एक्सेप्ट किया पर बोला कम से कम 20 पाउंड्स फीस लगेगी। क्लेन जब चर्च से निकला तो दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, पैसे पैसे और पैसे। उसने सोचा मिस मैजिशियन फोर्स की न्यू बुक रिलीज़ होने वाली है, उससे पैसे आ सकते हैं। ऑड्रे अब साइकोलॉजी एल्केमिस्ट ज्वाइन कर चुकी है, फॉर्मूला बेचना मुश्किल है। एल्जर के थ्रू वेयरवुल्फ कैरेक्टरिस्टिक बिक जाए तो रिलीफ होगा, और अगर जेसन बेरिया के हिडन कैश ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल्स मिल गए तो और भी अच्छा है। धुंध में भीगी सड़क पर चलकर क्लेन ने अपने आप से कहा मैं सच में पैसे के लिए तरस रहा हूँ। वापस मेन स्ट्रीट पहुंचकर क्लेन बाथरूम में गया, हाथ में एक मोटा न्यूज़पेपर बंडल लिया। उसने डिसाइड किया अब वो ग्रे फॉग के ऊपर जाके जेसन के हैंकरचीफ का यूज़ करके उसकी जगह डिवाइन करेगा। 15 मेन स्ट्रीट के बाथरूम के अंदर क्लेन ने अपनी पॉकेट से एक पेपर फिगरीन निकाला, उसे शेक किया और तुरंत एक बॉडी डबल में बदल दिया। उसने वो डबल टॉयलेट पर न्यूज़पेपर लेकर बैठा दिया ताकि अगर कोई देख ले तो लगे जैसे वो नॉर्मल बैठे हैं। फिर खुद शैडोज़ में घुसकर 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज लिए और चला गया ग्रे फॉग के ऊपर। एंशिएंट पैलेस में ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर बैठकर क्लेन ने जेसन बेरिया का हैंडकरचीफ कॉन्ज्यूर किया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन था पर डिविनेशन के लिए काफ़ी था। बस कंडीशन ये थी कि असली हैंकरचीफ रियल वर्ल्ड में उसके पास ही हो। दिन के टाइम टॉयलेट में कैंडल जलाते पकड़ा गया तो बड़ी मुश्किल में फंस जाता। क्या मैं जेसन की लोकेशन डिवाइन कर पाऊंगा? अगर पहली बार क्लियर रिजल्ट ना मिला तो खुद को समन करके एक्चुअल हैंकरचीफ ले आऊँगा। क्लेन ने सोचा और गोडस्किन और फाउंटेन पेन निकाला। उसने लिखा जेसन बेरियाज करंट लोकेशन। नॉर्मली सिर्फ एक रिचुअल के हैंकरचीफ से लोकेशन डिवाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि कनेक्शन वीक होता और इंटरफेरेंस ज़्यादा, पर क्लेन के लिए इंटरफेरेंस प्रॉब्लम नहीं थी। ग्रे फॉग ने इंटरनल ब्लेजिंग सन और ट्रू क्रिएटर जैसे डिटीज़ को भी ब्लॉक किया था। क्लेन ने हैंकरचीफ और गोडस्किन लिया और अपनी कुर्सी पर लीन बैक करके कॉजिटेशन स्टार्ट किया। उन्हें 7 बार चांट किया जेसन बेरियाज करंट लोकेशन। फिर वो नींद में गया और ड्रीम डिविनेशन शुरू की। ग्रे मिस्ट में स्कैटर्ड इमेजेस फ्लैश हुए, धीरे धीरे एक सीन क्लियर होने लगा। डिम लाइट्स, एक डार्क रेड डेस्क और एक आदमी ओरियल विंडो के सामने गार्डन की तरफ देख रहा था। गार्डन में एक ग्लास शेड था जिसमें दिसंबर की सर्दी में भी लाल रोजेस खिल रहे थे। वो आदमी मीडियम हाइट का था, कर्ली ब्राउन बालों के साथ, कोल्ड ब्राउन आइज, लगभग 30s का लग रहा था। ये कौन है? मैं तो जेसन बेरिया की लोकेशन डिवाइन कर रहा था पर यह शक्ल थोड़ी फैमिलियर लग रही है। क्लेन कंफ्यूज था। वो आदमी कॉर्नर में गया जहां 2 बड़े लेदर सूटकेसेस रखे थे। उसने खोला, अंदर नीटली स्टैक 10 पाउंड नोट्स और ऊपर रखे गोल्ड बार्स चमक रहे थे। फिर आदमी ने एक हिडन पॉकेट से कुछ निकाला, एक पूरा का पूरा ह्यूमन स्किन, पेल और क्रीपी। उसने फटाफट अपने कपड़े उतारे और वो स्किन पहन ली। 10 सेकंड के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो गया, जेसन बेरिया बन गया। टॉल चीक बोन्स, ब्लू ग्रे आइज, नीटली कॉम्ड हेयर। सीन इंस्टेंटली शैटर हो गया और क्लेन की आंखें खुल गईं। समझ गया जेसन इतना रिस्क क्यों ले रहा था। पिछले 10 सालों से वो ह्यूमन स्किन पहनकर अपनी असली शक्ल छुपा रहा है। काम और क्रेजी, एक सही डेविल, इसलिए उसने अपने घर में पोर्ट्रेट छोड़ा था। क्लेन ने टेम्पल्स रब किए और ड्रीम के सीन्स याद किए। एक हाउस जिसमें ग्लास ग्रीन हाउस है, बैकलैंड में ऐसे बिल्डिंग्स काम होते हैं। ये एक बड़ा क्लू है पर रिपोर्ट कैसे करूं? क्लेन ने डिसाइड किया 2 दिन वेट करेगा, फिर इनडायरेक्टली नाइट हॉक्स को इन्फो पास करेगा। डिविनेशन खत्म करके वो रियल वर्ल्ड में वापस आया, डबल हटा दिया और खुद टॉयलेट पर बैठ गया। शाम को जब बाहर जाने लगा तो कॉइन टॉस किया। रिजल्ट आया, बाहर जाना बेनिफिशियल नहीं है। क्या डेंजर होगा? क्लेन तुरंत लिविंग रूम में रुक गया। 20 मिनट बाद डोरबेल बजी। इजन गार्ड स्टैंटन आया। मिस्टर स्टैंटन, कोई प्रोग्रेस? क्लेन ने कैजुअली पूछा।
इजनगार्ड ने अंदर पॉइंट करके बोला, चलिए बैठकर बात करते हैं। दोनों सोफाज पर बैठ गए। स्टैंटन ने डीप ब्रेथ ली और बोला, डिज़ायर एपोसेल फिर से अपीयर हुआ है। उसने एक्सप्लेन किया कि 2 डिटेक्टिव्स की फैमिली ने प्रोटेक्शन रिफ्यूज़ किया था और लंच के टाइम दोनों अपने ऑफिसेज में मर गए, एक शॉक से, दूसरा ओवर एक्साइटमेंट से। रिजल्ट मैंडेटेड पनिशर्स ने केस ऑफिशियली ले लिया। अब चर्चेस और मिलिट्री के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी इन्वॉल्व हो गए। क्लेन ने समझाने वाले टोन में बोला, आप चाहते हो मैं आपकी फेथ, गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम हाइड रखूं? स्टैंटन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। क्लेन ने प्रॉमिस किया और बोला, मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं, अगर मुझे कुछ मिले मैं चाहता हूं कि आप नाइटहॉक्स को पास करो कॉन्फिडेंशियली। स्टैंटन ने एग्री किया पर बोला, मुझे बताओगे तो जेसन को पहले ही सेंस हो जाएगा। क्लेन ने कामली कहा, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। स्टैंटन ने पाइप जलाकर बोला, मेरी एक गेस अब कंफर्म हो गई, जेसन का मेन मकसद रिवेंज नहीं है। क्ले ने तुरंत बोला, मतलब उसका रियल टारगेट कुछ और है? स्टैंटन ने सीरियसली कहा, बिल्कुल, अगर वो कोल्ड ब्लडेड बन चुका है तो वो इतना डीप रिवेंज के लिए एक्ट नहीं करेगा। अभी पूरे बैकलैंड के ऑफिशियल्स मोबिलाइज हो गए हैं, अगर वो किसी और टारगेट पर अटैक करे तो उसके लिए आसान हो जाएगा। क्लेन ने सर हिलाकर कहा, यह बात सही लगती है। बाद में स्टैंटन कैसलाना से मिलने चला गया और क्लेन ने कोयला क्लब की तरफ जाना डिसाइड किया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई सर्जन एरन से, जिसने बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, 1 महीने से ज़्यादा हुआ है। क्लेन थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ और डायरेक्टली उसकी आंखों में देखने लगा। चैप्टर 423। हाँ, लगभग 1 महीना पहले एरन ने अपनी गोल्ड रिम्ड चश्मा को थोड़ा सा ठीक किया और हाँ में जवाब दिया। 1 महीना पहले क्लेन के दिमाग में तुरंत एक कनेक्शन आया, वही टाइम जब विल ऑसेप्टिन वाले नाइटमेयर्स उसको परेशान कर रहे थे। उसने अपने इमोशंस छुपाए पर अंदर ही अंदर हैरानी हुई। पल भर में उसने अपनी 2 डिविनेशंस याद की। विल ऑसेप्टिन एक अंधेरे कमरे में था और बाहर रनिंग वाटर की आवाज़ आ रही थी। क्या वो एमनियोटिक फ्लूइड का सिंबल था या खून? क्लेन का दिल ठंडा हो गया। एकदम से उसको लगने लगा कि शायद डॉक्टर एरन की पत्नी एक्चुअली विल ऑसेप्टिन को कैरी कर रही हो, एक स्नेक ऑफ मर्क्यूरी। मिसीजियम के सिंबल्स में स्नेक ऑफ फेट अपना टेल खाता है, एक साइकिल को दिखाता है। अगर विल ने खुद को पहले से ही नई साइकिल में चला दिया हो तो वो अपना शत्रु से बचने की कोशिश हो सकती है। क्लेन ने अंदर से अंदाज़ा लगाया। डॉक्टर एरन ने क्लेन की नज़र नहीं समझी। वो मुस्कुराया, वो ज़रूर क्यूट होगा, जब पैदा होगा तो पार्टी रखूंगा। शेरलॉक, जब टाइम आएगा मना मत करना, शायद लड़की हो। क्लेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच कहूँ तो क्लेन क्यूरियोसिटी से भरा था। स्नेक ऑफ मर्क्यूरी के रूप में नया जन्म क्या होगा, पर साथ ही डर भी था। स्नेक ऑफ मर्क्यूरी मॉन्स्टर पाथवे का सीक्वेंस 1 है, फेट से जुड़ा हुआ और फ्यूचर में डीटी वॉर तक का चांस हो सकता है। किसको पता डॉक्टर एरन के लिए ये खुशी होगी या मुसीबत। क्लेन सोचता रहा, अगर दूसरी स्नेक ऑफ मर्क्यूरी इसका पता लगा ले तो। और विल ने अब तक कुछ नहीं किया। नाइटहॉक्स को अब बताना थोड़ा सख्त लगता था। शायद मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, शायद मुझे क्वाइटली ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत सारे ख्याल उसके माइंड में आते गए। अगल, और अच्छा ही है, एरन ने उम्मीद भरी आवाज़ में बोला। कुछ पल बाद क्लेन ने पूछा, आजकल नाइटमेयर्स आए? कभी कभी, पर वो नॉर्मल नाइटमेयर्स थे। विल ऑसेप्टिन के सपने अब नहीं आते। शेरलॉक, तुम्हारी गाइडेंस का शुक्रिया, एरन ने सच्चे दिल से कहा। नहीं, क्लेन ने सोचा, ये अजीब है। अगर विल ने उनके दिमाग पर गहरा इंप्रेशन छोड़ा था तो कभी कभी उसका सपना आना एक्सपेक्टेड है, पर बिल्कुल क्लियर सपने का ना आना अनयूजुअल था। तभी हल्के से कुछ रसल हुआ। क्लेन ने अंदर की तरफ देखा। हवा जोर से चली और हल्का येलो फॉग इधर उधर उड़ गया। पतझड़ के बिना दरख्तों की खाली शाखाएं झुकी और विंड का ट्रैक साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। फिर सब कुछ ठीक हो गया। बैकलैंड में इतनी तेज़ हवा रेयर है इन विंटर्स में। मुझे याद नहीं ऐसा पहले कब हुआ, एरन ने खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। क्लेन को लगा ये कोई आम हवा नहीं थी। उसने क्यूरियोसिटी दबाई और एक्सक्यूज बना के बाथरूम गया ताकि एक छोटी सी डिविनेशन करे, पर इफेक्टिव रिविलेशन नहीं मिली। मतलब कुछ नहीं। इसको थोड़ा साइड पर रख के वो अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज के लिए निकलने की प्लानिंग करने लगा। तभी एक वेटर रेड वेस्ट पहने हुए आया और सलाम करते हुए बोला, मिस्टर मॉरियार्टी, आपका फ्रेंड आपको मिलने आया है। कौन सा फ्रेंड? क्लेन हैरान हुआ। मिस्टर इकैंसर बर्नार्ड, वेटर बोला। वो डीकन जिसके बाल हमेशा थोड़े पर्म जैसे लगते थे। क्लेन सोचा, क्यों वो मुझे ढूंढ रहा है? क्या नया क्लू मिला? वो क्लब के रिसेप्शन हॉल में गया। इकैंसन ने अपनी हेड दबाया और धीरे से बोला, मैंडेटेड पनिशर्स ने पैट्रिक जेसन बेरिया को पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा गया? क्लेन ने पूछा, आधा सरप्राइज आधा क्यूरियस। क्लेन के डिविनेशन से जेसन हमेशा ह्यूमन स्किन पहनता था, असली चेहरा अलग था, तो इतना आसानी से पकड़ा आना मुश्किल लग रहा था। इकैंसन ने आसपास सर्वे किया और बोला, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, अभी मुझे न्यूज़ मिली। उसने बाहर पेड़ पर बैठे छोटे सफ़ेद बर्ड की तरफ इशारा किया। वो शान से अपने पर साफ कर रहा था। फिर कैंसर ने समराइज हाल बताया।
मैंडेटेड पनिशर्स ने क्लूज फॉलो करके लोकेशन कंफर्म किया, पर डेविल ने डेंजर फील कर लिया। 2 मैंडेटेड पनिशर्स को मार दिया और फिर भाग गया। इसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के हायर अप्स गुस्से में है। अब स्पेल सिंगर ऑफ गॉड एस स्नेक खुद परस्यूट में है। तुमने जो गस्ट अभी महसूस किया वो उसकी वजह से था। वो आर्क बिशप जैसा पावरफुल फिगर है। क्लेन के दिमाग में एक और थॉट आया। अगर ईजनगार्ड की थ्योरी सही है तो जेसन इंटेंशनली हाई सीक्वेंस को ड्रॉ कर रहा था ताकि असली टारगेट डिस्ट्रैक्ट हो जाए। क्लेन ने सोचा, क्या तुम कंफर्म हो कि जो पकड़ा गया वो जेसन ही है? एक आंसर का चेहरा थोड़ा हैवी हुआ। उसकी आवाज़ अजीब सी थी। मैं कोशिश करूँगा। फिर उसने क्लेन को एक बड़े कैरियज की तरफ बुलाया जिसमें 2 मशीनरी हाइव माइंड मेंबर्स भी थे। एक आंसर ने अपनी स्पेशल पॉकेट से वो स्ट्रेंज पैटर्न सिल्वर मिरर निकाला। एरोड्स। उसने ज़रूरी स्टेप्स लिए और ग्लूमी टोन में बोला, ऑनरेबल एरोड्स, मेरा सवाल, पैट्रिक जेसन बेरिया आज कहाँ है? सिल्वर मिरर की सरफेस पर लाइट रैप हुई और एक सीन निकला, एक रिवर बोट सेल के साथ। जेसन, वो प्रोफाइल जो पोर्ट्रेट दिखाता था, हाई चेक बोन्स, ब्लू ग्रे आइज, नियर हेयर, हैट दबाता, कॉलर उठाता और केबिन में जल्दी से घुस गया। लग रहा था वो बैकलैंड से भाग रहा है डॉग की तरफ। वो बैकलैंड छोड़ के जा रहा है। ए स्नेक शायद डॉग एरिया की तरफ जा रहा है। एक फीमेल मशीनरी मेंबर बोली। क्लेन ने सोचा, इतना आसान एक्सपोज, लेकिन एक आंसर मिरर की तरफ फोकस था। मिरर पर वर्ड्स आ गए, ब्लड रेड। एक अजीब सवाल, अगर तुम्हारा पसंदीदा आदमी लंप से ढक गया हो, उसकी स्किन शेड होकर सिर्फ मांस और खून रह गया हो, या वो मॉन्स्टर बन गया हो, लेकिन तुम उसे कम्युनिकेट कर पाओ, क्या तुम फिर भी उसे पसंद करोगे? वाओ, क्या पर्सनल पब्लिक हियरिंग चल रही है, क्लेन ने सोचा। एक आंसर ने स्लो ब्रीथ ली और बोला, मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं उसको खुद मारूंगा। मिरर ने कहा, बहुत ईमानदार। क्लेन ने सोचा, ये सब गेम सा चल रहा है। एक आंसर ने हल्का से रिलैक्स किया और मिरर बंद करने लगा। क्लेन थोड़ा अनईजी था। मुझे लगता है सब बहुत ईजी लग रहा है, शायद असली जेसन नहीं। एक आंसर मिरर पुटवे करने लगा। क्लेन ने ऑर्गेनाइज करके बोला, हमें पुरानी एजम्पशन छोड़ देनी चाहिए। हम डिज़ायर्स अपोसल ढूंढ रहे हैं, जेसन बेरिया नहीं। दोनों ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। ये डिटेक्टिव का पॉइंट था। किंग्स एवेन्यू पर एक लग्जूरियस कैरेज निकल रही थी पार्लियामेंट से। ड्यूक पैलेस ने गन डार्क ब्लू एडमायरल यूनिफॉर्म पहन के रेड वाइन पी रहा था। वो एक फॉर्मल इनविटेशन प्लान कर रहा था, अर्ल हॉल को कल बुलाना, फैक्ट्री वर्कर्स के वेजेस और वर्किंग आवर्स पर बात करने। सेक्रेटरी सब लिख रहा था, लेकिन कैरेज एम्प्रेस बोरो की जगह सीधा आगे गई। ड्यूक नेगन के बहुत से घर मिस्ट्रेसेस थे और आज वो अपनी लेटेस्ट फेवरेट के यहाँ जा रहा था, जो अभी 20 साल की थी। उसने मम्मी पाउडर का एक मेडिसिन बॉटल पिया और अपने गले में लटका डार्क ब्लू कॉन्च छुआ। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने दिया था। अगर वो कॉन्च बजाता तो स्पेल सिंगर ए स्नेक तुरंत लोकेट कर लेगा, सिक्योरिटी पर्पस। इसलिए ड्यूक अपनी मिस्ट्रेस को कैथेड्रल के पास शिफ्ट करता था। कैरेज एक बहुत ही लग्जूरियस बिल्डिंग के बाहर रुका और उसकी एक खास चीज़ थी, ग्लास ग्रीन हाउस जिसमें ब्राइट रेड रोज खिल रहे थे। चैप्टर 424। कैरेज के अंदर कोयला क्लब के बाहर। डिजायर अपोसल जरूरी नहीं कि जेसन बेरिया ही हो। तुम्हें लगता है कि हमें गुमराह किया गया हो? एक आंसर ने ना तो हंसा ना डिसरिस्पेक्ट किया, बल्कि वो सीरियसली इशू पर बात करने लगा। अच्छा डीकन है, पर शायद इसीलिए भी क्योंकि वो एरोड्स मिरर का रेगुलर इस्तेमाल करता है। चाहे टेम्परामेंट कैसा भी हो, अगर रोज़ इस्तेमाल करे तो थक जाएगा। क्ले ने साइलेंटली अप्रिशिएट किया और सिंसियरली सर हिलाया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो एक केयरफुल व्यू से निकला है। आसानी से फिर से प्रूफ किया जा सकता है। मैजिक मिरर से पूछो, डिजायर अपोसल की लोकेशन जेसन बेरिया की नहीं। एक आंसर ने टोपी दबाई और बोला, सही है। उसका चेहरा दोबारा सीरियस हो गया और उसकी नज़र मैजिक मिरर पर टिक गई। डीकन एक आंसर, अगर आप यहाँ कोई क्लू पूछोगे तो डेविल उसको सेंस कर लेगा, क्लेन ने उनको याद दिलाया। बिल्कुल, एक आंसर ने दूसरे 2 मेंबर से कहा। मिस्टर मोरियार्टी को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते रहो। अगर डिजायर अपोसल अटैक करे तो तुम 3 लोग कुछ वक्त तक टिक जाओगे और मिलिट्री पर्सनल भी नज़दीक हैं। जी डीकन। 2 मशीनरी हाई माइंड मेंबर्स ने बिना हेजिटेशन जवाब दिया। एक आंसर तुरंत निकल पड़ा, नाइटहॉक्स के पास जहां ईसेनगार्ड स्टैंटन था। स्पेल सिंगर ऑफ गॉड मूव हो गया है और चर्च की सीड आर्टिफैक्ट भी उठा ली गई। अगर डिजायर अपोसल सच में कुछ करेगा तो आज दोपहर ही करेगा। उम्मीद है कि मिरर सही जवाब देगा, लेकिन इस तरह मुझे इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिलेगा और मैं उस डेविल को खुद देख के मारने का मौका खो दूंगा। उसके सूटकेस में जो पैसे, गोल्ड बार्स और ज्वेलरी है, उनका शेयर भी नहीं मिलेगा। क्ले ने एक आंसर के जाते हुए पीठ देखी और थोड़ा रिग्रेट किया, लेकिन फिर उसका मूड ठीक हो गया। अच्छा है, कम से कम मैं खुद को रिस्क में नहीं डालूंगा और सेफ तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा और मशीनरी हाई माइंड मुझसे बुरा बिहेव नहीं करेगी। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मेरी राय और सजेशंस इंपॉर्टेंट साबित होंगे
और मैं गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का बिलीवर भी हूँ, तो शायद मुझे कुछ रिवॉर्ड ही मिल जाए। 50,000 पाउंड्स का प्रीमाइस सोचो तो बुरा नहीं होना चाहिए। एक मैजिशियन कभी बिना तैयारी परफॉर्म नहीं करता, उसने सोचा। सब कुछ बहुत तेजी से और हरी में हुआ, मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। क्लेन ने 2 मशीनरी हाईमाइंड मेंबर्स को सराहते हुए कैरिज से उतार कर कोयला क्लब वापस गया और अटेंडेंट से ब्रेक रूम लिया। हिल्सन बोरो इजनगार्ड स्टैंटन के लिविंग रूम में लियोनार्ड मिशेल ने अपने थोड़े से अलग और अनरूली काले बाल को ठीक किया। कैप्टन सोएस का इंस्ट्रक्शंस और दूसरे नाइट हॉक्स की मदद से उसने मुश्किल से वो सिल्वर आर्मर पहना जो खून से भरा हुआ था। उसने वाइजर नीचे खींचा और अपनी ग्रीन आंखों को अंधेरे में छुपा लिया। फिर लेफ्ट हैंड जो सिल्वर मेटल गाउंटलेट से ढका था उसको आगे बढ़ाया और उसी हैंड में एक आंसर का दिया हुआ मिरर पकड़ा। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में इस सिल्वर मिरर का कोड नेम 2-111 था। ये सिर्फ ग्रेड 2 सीड आर्टिफैक्ट है? सोएस थोड़ा हैरान हुआ। एक आंसर ने सिर हिलाया। हाँ, इतना डेंजरस नहीं, पर उसकी टोन में कुछ हेजिटेशन थी। तो इसका कुछ पहलू ग्रेड 1 स्टैंडर्ड तक पहुंचता है? सोएस ने सोचा। एक आंसर ने कॉशियसली आंसर दिया, सिर्फ कुछ पहलुओं में, ज़्यादा बताने से इनकार किया। उस वक्त लियोनार्ड ने अपने राइट हाथ से मिरर की सरफेस को जेंटली छुआ। लिविंग रूम एक दम खामोश हो गया। 3 दफ़ा वो स्टेप रिपीट करने के बाद उसने गहरी आवाज़ में बोला, ऑनरेबल एरोड्स, मेरा सवाल, जिस डिज़ायर अपोसल ने आइजनगार्ड स्टैंटन पर हमला किया उसकी करंट लोकेशन क्या है? पूरा कमरा अंधेरे से ढक गया। मिरर की सरफेस पर एक्विस रोशनी चमकी और एक ब्लरी इमेज बना। एक लग्जूरियस विला जिसमें बड़े बगीचे के साथ एक ग्लास ग्रीन हाउस था और अंदर ब्राइट रेड रोजेस खिल रहे थे। ऊपर से पेल सन थिन फॉग के पीछे दिख रहा था। ये बैकलैंड में है। इजनगार्ड स्टैंटन ने तुरंत जगह का अंदाज़ा लगाया। ये बिल्कुल अलग है उस आंसर से जो हमने जेसन बेरिया की लोकेशन मांगते वक्त देखा। हमें क्लेवरली ट्रिक किया गया, एक आंसर ने गहरी आवाज़ में कहा। सोल अश्योरर सोएस ने सांस छोड़ी। कितना क्लेवर! तो फिर वो जेसन बेरिया जिसे स्पेल सिंगर ऑफ गॉड चेस कर रहा है कौन है? साह, अब बात करने का टाइम नहीं, हमें जनरल लोकेशन नैरो करनी होगी, फिर हम तुरंत एक्शन लेंगे। मुझे डाउट है डिज़ायर अपोसल कोई बड़ा इंसिडेंट प्लान कर रहा है। इस समय एरोड्स मिरर ने सीन डिसॉल्व कर दिया और शब्दों का आगमन हुआ। मिरर ने लियोनार्ड से एक सवाल पूछा, अगर वो झूठा बोले या इनकार करे तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी। किसी अजीब रीज़न से लियोनार्ड थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। उसने अपनी आम हल्का फुल्का एटीट्यूड छोड़ दिया और चुपचाप सवाल का इंतज़ार किया। कुछ सेकंड बाद ब्लड रेड शब्दों ने शेप लिया, तुम्हारे बदन पर क्या कोई चीज़ चिपकी हुई है? बीच में लियोनार्ड की प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, उसकी पीठ तन गई और ठंडा स्वेट उसकी फोरहेड पर आ गया। अगर वो ब्लड स्टेन्ड सिल्वर आर्मर से छुपा ना होता तो सब उसकी एबनॉर्मलिटी देख लेते। उस वक्त उसका लेफ्ट आर्म बिना रीज़न हिलने लगा। सिल्वर मिरर खुद से थरथरा गया और स्कारलेट शब्दों में हल्की सी ग्रीन टिंट आ गई। अगर कोई गौर से ना देखे तो मुश्किल से नजर आता। शब्दों ने सवाल बदल दिया, क्या तुम्हारे बदन पर कोई ऐसी स्कार निशान है जो तुम दूसरों को नहीं बता सकते? हाँ, वो स्कार मेरी मेमोरी में है, लियोनार्ड ने स्टेबल आंसर दिया। लेकिन उसका बदन ब्लड स्टेन्ड आर्मर के अंदर एक रिलीफ की वजह से थोड़ा ढीला पड़ गया। ये मिरर बहुत डेंजरस है, इसने नोटिस कर लिया। थैंक गुडनेस, ओल्ड मैन थोड़ा रिकवर कर गया है इस पुराने टाइम के बाद। लियोनार्ड सोच रहा था, उसके होंठ सूख गए थे। सोएस ने पॉकेट वॉच निकाला, ओपन करके देखा और लियोनार्ड को कहा, टाइम अभी भी है, तुम ऑपरेशन के बाकी हिस्से के रिस्पॉन्सिबल रहोगे। जी कैप्टन सोएस। लियोनार्ड ने अंदर से एक चुपचाप सांस ली। डॉक एरिया, बैकलैंड शिपयार्ड। पैट्रिक जेसन बेरिया डिकॉय ने अपनी रिजर्व केबिन में एंट्री की। वो विंडो से बाहर फॉग से भरी स्काई देख रहा था और टाइम गिन रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी टोपी और कपड़े उतारे, फिर अपने हाथ से आउटर लेयर ह्यूमन स्किन को खींचकर उतार दिया। ह्यूमन स्किन के नीचे एक ब्यूटीफुल वूमेन निकली, अर्ली 30s की। उसकी आंखें गहरी थीं, वो उस ब्रूनेट आदमी से बिल्कुल अलग थी जो क्लेन ने ड्रीम डिविनेशन में देखा था। वो औरत मेथडिकली कुछ कपड़े निकाल कर पहनने लगी, जल्दी से एक बिल्कुल चार्मिंग औरत बन गई। आखिर में उसने सूटकेस के नीचे से एक फिस्ट साइज स्टोन फिगरीन निकाला और उसको पील्ड ऑफ स्किन के साथ टाइट रैप करके डेथ नॉट बांध ली। ये सब करते हुए रिवर बोट काफ़ी डिस्टेंस दूर जा चुका था। उसने विंडो खोला और पैट्रिक जेसन की स्किन और स्टोन फिगरीन को रिवर में फेंका। प्लॉप! स्किन तेज तौर पर भारी ऑब्जेक्ट के साथ डूब गई। औरत खुश होकर हैंड्स क्लैप की और विंडो बंद कर दी। सूटकेस उठाकर वो एक अलग केबिन में शिफ्ट हुई जो उसके लिए पहले से तैयार था। फिर वो नए केबिन की विंडो से बैठी, एल्बोज को प्रॉप्ड और हाथ से अपना चेहरा संभालते हुए आराम से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा एक तेज़ हवा चली जो थिन फॉग को हिला गई। उसके होंठों पर चमक आ गई। शेरवुड बोरो में होली विंड कैथेड्रल के नज़दीक एक लग्जूरियस विला, ब्लोटेड ब्लू वाइट पैलेस नेगन
अपनी मिस्ट्रेस को गले लगा रहा था एक खूबसूरत जवान लड़की जिसमें अभी थोड़ी इनोसेंट सी क्वालिटी थी। दो लोग उनके पीछे चल रहे थे, एक मिडिल एज टेल कोट पहना आदमी, ब्राउन बाल और ब्लू आंखें, एक सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड गार्ड जो चर्च ऑफ स्टॉर्म ने दिया था, दूसरा ड्यूक नेगन का सेक्रेटरी, पतला ब्लॉन्ड डेलिकेट फीचर्स और रिसीडिंग हेयरलाइन। सिक्योरिटी पर्सनल घर के इधर उधर स्प्रेड थे। सेकंड फ्लोर में विंड ब्लेस्ड बेडरूम इंस्पेक्ट कर रहा था। ड्यूक नेगन का सेक्रेटरी आसपास रूम चेक कर रहा था। सब ठीक निकला तो उन्होंने ड्यूक को नोट किया कि वो आगे बढ़े। मेरी जागी हुई फीलिंग अब शायद शांत हो गई है, ड्यूक नेगन हाफ जोकिंग बोला। उसकी मिस्ट्रेस खुशी से बोली, तो फिर हम अच्छी बातें कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी समुद्री कहानियां सुनना पसंद है, उम्मीद है तुम्हारे पास एनर्जी होगी। ड्यूक ने उसको बेडरूम में ले जाकर दरवाज़ा हील से बंद कर दिया। सेक्रेटरी और विंड ब्लेज नियर बाय रूम्स में खड़े थे, बिल्कुल शांत। घर के एटिक में एक आदमी डार्क ओवरकोट में एक पुराने कुर्सी पर बैठा था, आंखें आधी बंद। पता नहीं वो क्या महसूस कर रहा था, पर कभी कभी वो मुस्कुरा के सिर हिला देता। उसके ब्राउन बाल थोड़े कर्ल्ड थे और ब्राउन आंखें कोल्ड थी। ये वही आदमी था जो क्लेन ने ड्रीम डिविनेशन में देखा था। डिफरेंस इतना था कि उसके पास एक सूटकेस कम था। कितनी ज़ोरदार और कितनी इंटेंस डिज़ायर, ये मेरे जजमेंट से मैच नहीं करता। लगता है उसने कोई मेडिसिन ली है, वो मेरे लिए बहुत काम करती है। उन्होंने कैसे सोचा कि पैट्रिक जैसन बेरिया दो लोग हैं? आदमी ने अपना चेहरा हल्का सा उठाकर बोला, जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो। ऑलमोस्ट टाइम। अभी उसके राइट हाथ ने अचानक क्लैम्प किया, जैसे किसी का दिल पकड़ रहा हो। चैप्टर 425। खिड़की के पार ग्लास ग्रीन हाउस ने फॉग में पेल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया और चमकते हुए गुलाब पत्तों के बीच में भी वो लाल फूल क्लियर नजर आ रहे थे। बेडरूम में ड्यूक नेगन को ऐसा लगा जैसे उसने बचपन में अपने बाप और बूढ़े लोगों के साथ जंगलों में घोड़े पर चढ़कर शिकार करते हुए टाइम बिताया हो। उसे वैसा ही पैशन और थ्रिल फील हुआ। आखिरकार वो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया और आसपास का माहौल अजीब तरीके से सीरियस हो गया। इसी वक्त उसके दिमाग में अचानक से एक तेज़ बजिंग हुई। उसने फील किया जैसे वो जो पीस और खुशी वो फील कर रहा था वो एक के बाद एक फट रही हो, बिना रुके बार बार। ड्यूक नेगन की कमर हिलने लगी, उसकी आंखें धुंधली हो गईं, दिमाग का फ्लो रुक गया, उसका दिल तेज़ धड़कने लगा, एक स्टीम बॉयलर की तरह जो ओवर प्रेशर हो गया हो। कोई भी ऑर्डिनरी इंसान या कमज़ोर बियॉन्डर इससे हार्ट अटैक या सेरेब्रल हेमोरेज से मर सकता था, लेकिन ड्यूक नेगन समहाउ इस अटैक को झेल गया। सिर्फ उसकी आंखें फोकस से बाहर थीं, सलाइवा मतलब लार कोने से बह रही थी और वो कमज़ोरी से अपनी मिस्ट्रेस पर झुक गया। विंड ब्लेस्ड और ड्यूक की सेक्रेटरी जो दोनों कमरे के दो तरफ गार्ड थे, उन्हें एक अजीब और रहस्यमय स्पिरिचुअलिटी की स्मेल फील हुई। विंड ब्लेस्ड को अचानक एक तेज़ हवा ने घेर लिया और वो दीवार की तरफ फेंक दिया गया। दीवार में एक बड़ा गैप पड़ गया जब वो बेडरूम में एंटर हुआ। सेक्रेटरी सीधा अटैक की तरफ भागा। रास्ते में कॉरिडोर के डेकोरेटिव वेस और चीज़ें ऐसे हट गईं जैसे उनमें जान आ गई हो और वो उसके रास्ते से हट गईं। सीढ़ियों पर चलने पर वुडन फ्लोरबोर्ड्स ऊपर उठने लगे जैसे उसकी मदद कर रहे हो। 3-4 सेकंड के अंदर वो रिफाइंड हैंडसम ब्लॉन्ड यंग मैन अटैक में घुसा और वहाँ उसने एक फिगर देखा जो पुरानी कुर्सी पर बैठा था। वो फिगर एक गहरे काल लिक्विड से ढका हुआ था, बिल्कुल उन सब गंदी डिज़ायर्स और इंटेंस फीलिंग का कलेक्शन जो इंसान के दिल में छुपी होती है। लालच, खुदगर्जी, भूख, बेहद लस्ट। ये एक डेविल था जो ज़मीन पर चल रहा था। सेक्रेटरी का चेहरा बदला नहीं, उसने सीधा अटैक नहीं किया, बल्कि उसने पीछे हाथ बढ़ाया और मैनरली तरीके से दरवाज़ा बंद कर दिया। बैम! एटिक का वुडन दरवाज़ा बंद हुआ। पूरा रूम एकदम सील्ड फील होने लगा, जैसे बाहर से कोई निकल ना सके। दरवाज़ा बंद करना का मतलब अब इस जगह को सील करो, बाहर को अंदर से अलग करो बन गया था। डिज़ायर एपोसल ने मूव किया, उसकी बॉडी स्वेल हो गई और एक बड़े बैट जैसे पंख निकल आए जिसमें लाइट ब्लू आग की फ्लेम थी। फायरबॉल सल्फ्यूरी स्मेल के साथ बन गए और ड्यूक नेगन के ब्लॉन्ड सेक्रेटरी पर बरसने लगे। सेक्रेटरी ने अपना सेव्ड ग्लोव्ड लेफ्ट हैंड आगे किया और रिस्ट को हाफ टर्न कर दिया। बूम बूम बूम! फायरबॉल से एक स्ट्रेट या पैराबॉलिक पाथ फॉलो नहीं कर रहे थे, वो इधर उधर फैलते जैसे टाइनी पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन की तरह अनप्रिडिक्टेबल थे। कुछ वॉल से टकराए, कुछ सीलिंग से, कुछ सेक्रेटरी के पास गिर गए, कुछ लगभग डिज़ायर एपोसल को खुद ही छू गए। एटिक पूरी तरह से जलने के निशानों से भर गया। दीवार, दरवाज़ा, रूफ हिलने लगे, लेकिन अभी भी कोलैप्स नहीं हुए। डिज़ायर एपोसल हैरान नहीं हुआ, पहले के फेल होने से वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ। उसकी कॉफ़ी ब्राउन आंखें आग की तरह चमक उठी। उसने ब्लॉन्ड सेक्रेटरी का रूप ले लिया। उसने डेविल लैंग्वेज में एक फाउल वर्ड फूंका, डाई।
सेक्रेटरी के गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के नीचे प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसने लेफ्ट फिस्ट बंद करके डिजायर एपोसल की तरफ हाथ किया। अचानक उसका फिगर दो टुकड़ों में स्प्लिट हो गया, एक रिफाइंड स्किनी जैसा असल सेक्रेटरी, दूसरा एक शैडो जो काली लिक्विड से ढका था। दोनों ऑल्टरनेट करने लगे। डाई, लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस के शब्द एटिक में गूंज उठा जब सेक्रेटरी ने लो ग्रंट किया और 2 कदम पीछे ले लिए। फिर स्प्लिट शीलहुड गायब हो गई। सेक्रेटरी के चेहरे पर लार्ज रस्टेड रेड मार्क्स निकल आए। वो जोर से खांसी करने लगा। गहरा रस्टेड ब्लड चंक्स थूक रहा था। मार्क्स उसके बॉडी से पील होने लगे। डिजायर एपोसल भी खांसी करने लगा। उससे भी रस्टेड ब्लड निकलने लगे। उसको ढकने वाली काली लिक्विड पतली हो गई। लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस का एक हिस्सा उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। बेडरूम में विंड ब्लेस ने ड्यूक नेगन को उठाया और मिस्ट्रेस को दूसरी तरफ किक किया ताकि वो अकम्प्लिश हो तो दूर हो जाए। उसने सेक्रेटरी को नहीं बचाया क्योंकि उसका काम सिर्फ ड्यूक को प्रोटेक्ट करना था। ड्यूक नेगन थोड़ा रिकवर कर चुका था लेकिन अभी कमज़ोर था। उसने कॉन्च नेकलेस अपने गले से निकाला और उसको अपने होठों पर लाया। उसने गहरी सांस ली और कॉन्च फूंका। स्प्लैश! एक लो डीप टाइट जैसा साउंड चला जो होली विंड कैथेड्रल की तरफ रश कर गया। उसकी स्पीड से वो बहुत जल्द आएंगे, विंड ब्लेस ने रिएश्योर किया। फिर ड्यूक को अपने बैक पर लेकर विंडो से लीप किया। वो ड्यूक के गार्ड से मिलना चाह रहा था। ड्यूक ने हाफते हुए कहा, पकड़ो उसे, जिंदा पकड़ो, या स्पिरिट बॉडी के साथ मैं जानना चाहता हूँ कौन है। उसका मकसद मास्टरमाइंड पकड़ना और उसे सजा देना था। 7-8 सेकंड बाद ड्यूक के गार्ड्स बाहर गैदर हो गए, पैलेस नेगन और विंड ब्लेस्ट को सराउंड करते हुए। यहीं रुको और एनिमी का ध्यान रखो, विंड ब्लेस ने बोला। नॉर्मल सिचुएशन में वो ड्यूक को एवैक्यूएट करके होली विंड कैथेड्रल की सेफ्टी में ले जाते, लेकिन उनको डाउट था कि कहीं और एम्बुश ना हो। वो आर्क बिशप एस स्नेक का इंतजार कर रहे थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, घर हिल रहा था। फाइट अपने क्लाइमैक्स पर थी। आर्क बिशप अभी तक क्यों नहीं आए? हाँफते हुए ड्यूक ने पूछा। आर्क बिशप की फ्लाइंग स्पीड से उन्हें बहुत जल्दी आना चाहिए था। विंड ब्लेस ने हेजिटेट किया और बोला, हो सकता है, और फिर वो पॉसिबिलिटी बोल ही नहीं पाया कि आर्क बिशप वहाँ नहीं है। उस वक्त ड्यूक की मिस्ट्रेस 2nd फ्लोर की विंडो पर आई। उसकी आंखें लॉस सी एक हसीन स्माइल से भरी थीं। फिर उसने जंप किया, जानबूझकर अपना सर कंक्रीट फ्लोर पर टकराया। बैम! एक जैरिंग आवाज़ आई। उसका खूबसूरत सर क्रैक हुआ और खून निकलना शुरू हो गया। वो कमजोरी से फेस अप पड़ी रही। उसकी आइज ब्लैंक और एक्सप्रेशन मैडनेस और फियर से भर गया। गार्ड्स हॉरर से भर गए। ड्यूक खुद भी कोलैप्स होने के एज पर था क्योंकि आर्क बिशप नहीं आया। चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं, ड्यूक ने वीक आवाज़ में बोला। विंड ब्लेस अब थैंक कर रहा था कि उसने मिस्ट्रेस को किक कर दिया, नहीं तो ड्यूक तुरंत मर जाता। एटिक में डिजायर एपोसल जो फियर्स बैटल में था अचानक लिक्विफाई हो गया, इन्यूमरेबल ब्लैक शैडोज में बदल गया और डॉज करके रीमेटेरियलाइज हुआ। फिर उसने एनिमी को देखा, राइट आर्म उठाया और थोड़ा सा हंसा। नहीं, ब्लॉन्ड सेक्रेटरी की आंखें लाल हो गईं। फिर डिजायर एपोसल ने फिस्ट क्लेंच किया। बाहर लग्जरी हाउस के बाहर ड्यूक नेगन का हॉरर इरप्ट हुआ सीधा उसके दिमाग में। उसने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। उसके सर के पीछे एक गर्म सेंसेशन फील हुई। साथ ही ड्यूक के कुछ गार्ड्स पैनिक हो गए और रैंडमली अपने रिवॉल्वर्स उठाकर फायरिंग करने लगे। बैंग बैंग बैंग! विंड ब्लेस ने तेजी से ड्यूक नेगन को ग्रैब किया और ग्राउंड पर रोल किया। फॉर्मलेस विंड शार्प एज नाइफ्स निकलकर गार्ड्स के थ्रोट्स को स्लाइस कर दिए। गार्ड जमीन पर गिरने लगे। फ्रेश ब्लड का पूल बन गया। ड्यूक नेगन का बॉडी ट्विच हुआ और फिर स्टॉप हो गया। वो अपने ही हॉरर से मर गया। पैलेस नेगन, कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर, किंग के अलावा सबसे बड़ा नोबल, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा भाई, सीक्वेंस 6 बियॉन्डर अब डेड था। ग्रीन हाउस के पास के गुलाब अब भी खिल रहे थे। एटिक में ब्लॉन्ड सेक्रेटरी ने कुछ फील किया और अपने इमोशंस पर काबू खो बैठा। वो भागा और सील्ड रूम का दरवाजा खोल दिया। 2 सेकंड बाद उसे होश आया और वो वापस घूमा, लेकिन जो ब्लैक लिक्विड कवर्ड फिगर और सूटकेस कॉर्नर में था वो गायब हो चुका था। डिजायर एपोसल विला से बाहर चला गया। पहले से तैयार रूट पर भाग रहा था। उसी पल उसके सामने एक थिक सी ऑफ ब्लड जैसा नजर आया। चैप्टर 426। डिजायर एपोसल, जिसने कभी पैट्रिक जैसन की स्किन पहनी थी, रुका और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसे अब धुंधला एहसास हुआ कि खतरा नज़दीक आ रहा है। वो एक गार्डन के किनारे खड़ा था जहाँ सर्दी की वजह से घास मुरझा चुकी थी और ज़मीन की गहरी भूरी मिट्टी नज़र आ रही थी। सड़क के दाहिने तरफ वीकडे की दोपहर में ज़्यादा पैदल चलने वाले नहीं थे। कुछ लोग गुजर रहे थे लेकिन उन्होंने किसी अजीब चीज़ का एहसास नहीं किया। अचानक डिजायर एपोसल की आंखों में एक चांदी सी चमक आई और गार्डन के दूसरे किनारे से एक शख्स पूरा बॉडी आर्मर पहने हुए सामने आ गया। आर्मर पर जमा हुआ खून का दाग था, लेफ्ट शोल्डर से लेकर पेट तक चढ़ रहा था। वो एक अजीब खूबसूरती के साथ भारी नजर आ रहा था। उसके हर कदम से जमीन थोड़ा कांप रही थी। इस ब्लड स्टेन्ड सिल्वर आर्मर को देखकर डिजायर एपोसल को ऐसा लगा जैसे उसका सांस लेना मुश्किल हो गया हो, जैसे उसने अपना सबसे भयानक दुश्मन सामने पा लिया हो।
कैसे इतनी जल्दी यहाँ आ गए? उन्होंने मेरी चाल इतनी जल्दी देख ली। डिजायर अपोस्टल ने खुद को संभाला और अपनी कोल्ड ब्लडेड फितरत वापस पा ली। उसने उस आर्मर में छुपे बियॉन्डर के इमोशंस और डिज़ायर्स को महसूस करने पर फोकस किया, लेकिन उसकी नाउमीदी के लिए सिल्वर आर्मर ने उसके बियॉन्डर पावर्स को पूरी तरह रोक दिया, जैसे उसने किसी चट्टान को छू लिया हो। एक ठंडा आर्मर जिसमें कोई इंसान नहीं था। डिज़ायर अपोस्टल के पास अब कोई राह नहीं थी, तो उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, बड़े बैट जैसे पंख फैलाए और उनके साथ ब्लू फ्लेयर्स जल्दी से कंडेंस हुए। वही पल उसके दाहिने हाथ से एक चांदी सी रोशनी झलकी और उसका अंगूठा ज़मीन पर गिर गया। जख्म बहुत साफ था, सूश और चांदी की एक चमक के साथ। डिज़ायर अपोस्टल के बाकी 9 उंगलियां अलग हो गईं। जिस सूटकेस को वो ले जा रहा था वो भी ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। डिज़ायर अपोस्टल की प्यूपिल सिकुड़ गई और उसने अपने पीछे वाले बड़े पंखों को फटाफट हिलाया और दूसरी तरफ भागने की कोशिश की। उसके पाँव के नीचे से जो शैडो थी बिना किसी के नोटिस किए पीछे छिप गई, एक जगह छुप गई। डिज़ायर अपोस्टल ने सिर्फ 2 कदम लिए होंगे जब अनेक चांदी सी रोशनियां उसके शरीर से फूटी, फूल जैसे फटकर बिखर गईं। उसके ऊपर जो गाढ़ा काले लिक्विड छुपा हुआ था वो जमीन पर बारिश जैसे छिड़क गया। उसकी फोरआर्म, बाजू, कंधे, रिब्स, गर्दन और शरीर के अनेक हिस्सों ने टूटकर नीचे सरकना शुरू कर दिया। स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैट। डिज़ायर अपोस्टल के फैलते हुए पेल खून से धुले हुए आते जमीन पर बिखर गई। उसका पेट हिल रहा था और उसका धड़कता हुआ दिल अभी रुक ना सका था। जिस जगह वो खड़ा था वहाँ खून सबसे भारी था। जितना वो आगे गया उतना ही ज़्यादा छिड़कता गया। सब मिलकर एक खूबसूरत लेकिन मौत का फूल बना रहे थे। एक सीक्वेंस 5 एक्सपर्ट, एक डिज़ायर अपोस्टल जो एक नामुमकिन असैसिनेशन पूरी करके आ रहा था, बिना किसी मुकाबला के टुकड़े टुकड़े हो गया। ये ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट था। ये वही सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसने 100,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। सील्ड आर्टिफैक्ट 1-42। वो डरावना आर्मर पहने हुए लियोनार्ड मिशेल ने मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ाए, जमीन पर पड़े कटे फटे जिस्म को देखा और जोर से बोला, वो पूरी तरह मरा नहीं है। उसने एक लम्हा रुक कर जोड़ा, हर डेविल की कोशिश अलग होती है। ये डिज़ायर अपोस्टल एक शैडो शिफ्टर है। उसने अपने असली शरीर को छोड़ दिया है, बस एक शैडो छोड़ गया है। सोल अश्योरर सोइस ने कुछ नाइटॉक्स और मशीनरी हाइवमैन के मेंबर्स को आम लोगों को दूर रखने का हुक्म दिया और लियोनार्ड की बात सुनी। उसने पॉकेट वॉच निकाला और खोला, गंभीर चेहरे के साथ पूछा, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, क्या ये काफ़ी है? ज़बरदस्ती मत करो, कोई समस्या नहीं। 1-42 ने उस पर लॉक कर लिया है। मैं उसकी एक्साइटमेंट महसूस कर सकता हूँ, लियोनार्ड ने बिना झिझक बोला। सोएस ने अपनी लाल दस्ताने वाली उंगली फैलाई और दूसरे नाइटॉक्स को कहा, गर्म पानी लेकर उसके पीछे चलो और लियोनार्ड के बिल्कुल करीब रहो। अगर कोई दिक्कत हो तुरंत उसे स्विच करो और तुरंत वहीं पर बाथटब खोद दो और निशान छोड़ना। बाकी टीम मेंबर्स और मैं जल्दी से पकड़ लेंगे। टैप टैप टैप। वो ब्लड स्टेन्ड सिल्वर आर्मर तेज भागता हुआ पीछा करने लगा। भारी नजर आने के बावजूद वो हैरत अंग्रेज तौर पे तेज था। सोएस ने कुछ टीममेट्स को आगे भेजकर ई कैंसर की तरफ देखा। डीकन बर्नार्ड, मशीनरी हाइवमैन के बाकी मेंबर्स को उस घर पर भेजो। ड्यूक के गार्ड्स और वहाँ जो भी जिंदा हैं उन पर नजर रखो। नजर रखो? ई कैंसर ने जाने में सवाल कर दिया। सोएस ने गंभीर होकर सर हिलाया और बोला, कैसे डिज़ायर अपोस्टल को पता चल सकता था कि ड्यूक आज इस घर पर आएंगे इतना ठीक समय के साथ, और फिर स्पेल सिंगर्स ऑफ गॉड को बिल्कुल निकलवा देंगे? ये आंसर तुरंत समझ गया। आप कह रहे हो कि ड्यूक के गार्ड्स में कोई या ड्यूक के भरोसेमंद किसी ने डिज़ायर अपोस्टल के साथ मिलकर ये सब चलाया था, वरना टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती थी, सोएस ने कहा। ये सबसे पॉसिबल कारण लगता है। हम ये भी रोक नहीं सकते कि डिज़ायर अपोस्टल के पास कोई शक्तिशाली क्लेयरवॉयंट ना हो। फिर वो दूसरे नाइटॉक्स को लेकर निशानों के पीछे चल दिया ताकि पहले वाले टीममेट्स को रीइंफोर्स किया जा सके। एक आंसर ने बाकी मशीनरी हाइवमैन के साथ ड्यूक की मिस्ट्रेस के घर की तरफ रुख लिया। उसने थिन फॉग के पीछे से ढलते हुए पेल सूरज को देखा और जान गया कि आज जो हुआ है उसकी वजह से पूरा बैकलैंड या शायद पूरा लोएन किंगडम या दुनिया की हालत बदल सकती है। सीवर्स की अंधेरी गलियों में एक शैडो जल्दी से एक खास दिशा में चिपककर तेजी से आगे बढ़ रहा था, दीवार के नीचे चिपका हुआ। वो सोच रहा था कि वो ब्लड स्टेन्ड आर्मर जो लंबा और भारी था नारो सीवर एरियाज में घूमने में उसको परेशान करेगा। इस तरह वो उससे पीछा छोड़ देगा। हर बार जब शैडो कुछ दूरी आगे बढ़ता वो थोड़ा रुकता और फिर जम सा जाता। उसका पिच ब्लैक सरफेस बढ़ता और सॉलिडिफाई करता, जैसे वो नया फ्लैश और खून पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मटेरियल्स की कमी की वजह से वो नाकाम रह गया। डिज़ायर अपोस्टल ने एक दर्द भरी चीख निकाली। महसूस हुआ कि वो इस हालत में कंट्रोल खो देगा। थोड़ी देर सांस लेकर वो फिर से ज़िंदगी के लिए भाग गया। वक्त का सवाल था।
वो अपनी हालत को कमज़ोर पड़ने नहीं दे सकता था। वो डर रहा था कि वो ब्लड स्टेन सिल्वर आर्मर चुपके से उससे पकड़ ना ले। कोला क्लब में क्लेन लॉन्ज में घुसा और टॉयलेट के लिए न्यूज़पेपर ले गया। वो डर रहा था कि डिज़ायर एपोसल पहले ही भाग जाएगा और उसके बाद उसके लिए ईजनगार्ड स्टैंटन, कैस्लान और मासूम प्राइवेट डिटेक्टिव्स के लिए खतरा रह जाएगा। इसीलिए वो ऊपर ग्रे फॉग में जाकर डिविनेशन करके डिज़ायर एपोसल की वर्तमान ज़रूरत जांचना चाहता था ताकि टारगेटेड स्ट्रेटेजी बना सके। पहली वाली तरह उसने अपने आप को एक पेपर फिगरीन से रिप्लेस किया। द फूल की सीट पर बैठा जेसन बेरिया का हैंडकरचीफ समन किया और उसके करंट लोकेशन का डिविनेशन शुरू किया। उस अंधेरी सपनों वाली दुनिया में क्लेन ने डार्क सीवर्स देखे। उसने देखा एक जिंदा शैडो और कैसे उसका शरीर लगातार फ्लैश और खून से अपना अस्तित्व भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार फेल हो रहा था। उसके शरीर से छोटे काले धूल के टुकड़े गिर रहे थे। सीन ऊपर चढ़ गया और सरफेस पर एक टावरिंग कैथेड्रल नजर आया, होली विंड कैथेड्रल। क्लेन ने आंखें खोलकर डिजायर एपोसल की सिचुएशन समझ ली। वो अभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन वो भारी मात्रा में घायल लग रहा था। उसकी कंडीशन खराब और अजीब थी, बहुत अनोखी हालत में। उसका सूटकेस भी गायब था, शायद जख्मी होने पर गिर गया हो। क्लेन ने सोचा। डिविनेशन से उसने बैकलैंड का रफली मैप दिमाग में ला लिया। इसी तरह उसने बैकलैंड के सीवर्स का रफ लेआउट भी याद किया, जो पहले से उसने सीवर्स के सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। वो काम आई। डिविनेशन और मैप से क्लेन ने नोटिस किया कि डिजायर एपोसल बेरिया टुसॉक रिवर की तरफ भागने की बजाय उल्टा रुख ले रहा था। हिल्स्टन बोरो की तरफ जा रहा था, जैसे वो एम्प्रेस बोरो के आर्टिफिशियल लेक में घुसना चाहता हो। मतलब वो मुझसे और नज़दीक आ रहा है। क्लेन के दिमाग में एक आइडिया आया। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन से सीवर से वो गुजरेगा, लेकिन मैं डिविनेशन से जज कर सकता हूँ। वो भारी जख्मी है और अजीब हालत में है। उसकी इंटरफेरेंस बहुत कम हो गई थी। क्लोज डिस्टेंस पर मुझे उसे ढूंढना मुश्किल नहीं लगेगा। आखिरी वक्त है, मुझे कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो बस यूं ही भाग जाए। डिविनेशन कंफर्म करके क्लेन ने फैसला किया और वापस असली दुनिया में लौटा। उसने कैंडल निकाला, रिचुअल जल्दी सेट किया, अपने आप को समन किया और अपने आप को रिस्पॉन्ड किया। देर नहीं लगी। बाथरूम में एक शक्ल आई, काले आर्मर में, काला ताज पहने और उसी रंग का क्लोक। वो क्लेन की स्पिरिट बॉडी थी, जिसमें ब्लैक एम्बरर कार्ड था। उसने सन ब्रूच और बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल जैसे मिस्टिकल आइटम्स इंक्लूड किए ताकि सक्सेस की गारंटी बढ़े। फिर वो हवा में गायब हुआ और कोयला क्लब से किसी और रुख पर निकल गया। आज का क्लेन उड़ सकता था, इसलिए तेज था, पर वो हवा का कोई झोंका नहीं बना रहा था क्योंकि वो स्पिरिट बॉडी था। उसने एक पेड़ के पास से गुजरते हुए एक मुरझाई डाली ले ली। जेसन बेरिया की असली शक्ल देखने के बाद और हैंकरचीफ मीडियम होने की वजह से क्लेन ने मैप और डाउजिंग रॉड डिविनेशन के साथ मिलकर रैपिड डिसीजन लिया और डिटरमाइन कर लिया कि कौन से सीवर एरियाज से जेसन गुजर रहा है। पिच ब्लैक और बदबू भरे हिस्से में घुसकर क्लेन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड लगाई और कई नैरो पैसेजेस से गुजरा और एक थोड़े खुले हिस्से में पहुंचा। एक काली नदी बह रही थी और गंदी स्मेल हवा में थी। वो कभी डायरेक्शन चेंज करता और जेसन का पीछा करता। डिजायर एपोसल लगभग कंट्रोल खो देने वाला था। वो रुककर डैम वॉल्स और ठंडी पाइप्स पर अपना शरीर दबाता, जोर लगाकर अपनी ब्लड लस्ट और मारने की इच्छा को संभालने की कोशिश करता। पैंट पैंट वो पतला सा शैडो फिर चला। इसी पल उसने वही जगह देखी जहां से वो अभी निकल चुका था। काला आर्मर और काला ताज पहली बार उसकी आंखों में घुसे। एक अत्यंत पावरफुल फिगर का आउटलाइन। पीछे से क्लॉक हल्का सा हिल रहा था। जब वो आगे बढ़ रहा था, वो नज़दीक है। एक भारी सिल्वर आर्मरी बड़े से वेट के साथ सीवर के एंट्रेंस से गुजरा और नीचे उतर गया। चैप्टर 427। सीवरों की मैली नदी छाए हुए अंधेरों के नीचे बह रही थी। अगर कोई आम इंसान यहाँ चल रहा होता तो उसे रोशनी के लिए लैंटर्न लेकर चलना पड़ता, लेकिन क्लेन के लिए जो स्पिरिट बॉडी हालत में था, ये कोई रुकावट नहीं थी। उसकी आंखों में आसपास की हर चीज़ पहले से रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसीलिए जब डिजायर एपोसल ने उसे देखा तो उसने भी डिजायर एपोसल को तुरंत पहचान लिया। उसने कुछ ना कहा ना झिझका, बस मुंह खोला और एक बेआवाज़ चीख निकाली। ये एक ऐसा हमला था जो सीधा रूह को नुकसान पहुंचाता था। डिजायर एपोसल अचानक ही रुक गया, जैसे किसी ने उसे जोर का वार कर दिया हो। उसके शरीर से बड़े बड़े शैडो जैसे काले पदार्थ गिरने लगे। उस पल में पहले से ही भारी तौर पर घायल डिजायर एपोसल लगभग बेहोश हो गया। उसका शैडो अचानक बिखर गया, पिच ब्लैक लिक्विड में बदल कर हर तरफ बहा। इसीलिए समझना मुश्किल हो गया कि कौन से शैडो का पीछा करे। तभी एक शैडो अचानक क्लेन के पीछे से कूदकर बाहर आई और तेज भागकर आगे की तरफ आया। वो काले लिक्विड डिजायर एपोसल का एक चालाकी भरा धोखा था, जो अचानक हमला करने के लिए उपकरण था। क्लेन ने जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और शैडो को उस पर उछलने दिया, लेकिन डिजायर एपोसल अचानक से कांप उठा।
जैसे उसने दुनिया की सबसे ठंडी चीज़ छू ली हो। शैडो तेज़ी से घट गया, जैसे वो जम गया हो। वो जानता था कि रेट्स और शैडोज़ में फ्रीजिंग इफेक्ट होता है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ब्लैक एम्परर का क्राउन पहनने वाला इंसान स्पिरिट बॉडी जैसी चीज़ पर इतना असर डाल सकता है। क्लेन ने इस नतीजे की उम्मीद की थी। उसने आधा घूमकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर जमे हुए शैडो के सर पर रख दिया। फिर ब्लैक आर्मर के नीचे छुपा हुआ डार्क गोल्डन सन ब्रूच हल्की रोशनी के साथ चमका। डिजायर अपोस्टल खतरे को महसूस कर गया। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, मगर अब बेताकत था। एक शुद्ध और पाक रोशनी कहीं से आई और शैडो के सर पर पड़ गई, उसके शरीर को ढक लिया। आसपास अचानक रोशन हो गया। काला शैडो जोर से जूझ रहा था, पर वो धीरे धीरे भाप से बनकर उड़ने लगा। पल भर में वो असाधारण पतला हो गया। क्लेन ने उसे सांस लेने का मौका ना दिया और एक और शुद्ध होली लाइट बुलाई। 2 सेकंड्स तक दिन की रोशनी सी महसूस हुई। फिर डिजायर अपोस्टल ज़मीन पर गिर गया और ज़िंदगी के कोई निशान उसमें नहीं बचे। उसका शरीर अब शैडो स्टेट में रह गया। ये वो सीक्वेंस 5 एक्सपर्ट था जिसने एक ड्यूक का असैसिनेशन अभी अभी अंजाम दिया था, और वो बस इसी तरह मर गया। साथ ही क्लेन ने देखा कि मरे हुए का रूह फटने वाली हालत में थी। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को उभरने में थोड़ा वक्त लगता। क्या मैं मिस शैरन जैसा करूं? शैडो को पोजेस करके प्रोसेस तेजी से कंप्लीट कर दूं? पर मुझे नहीं पता कैसे, क्लेन सोचने लगा। अचानक से ज़मीन थोड़ा सा कांपी। अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए उसने वापस देखा जहां से वो अभी गुजरा था। एक लंबा भारी सिल्वर आर्मर तेज गति से रास्ते में आ रहा था। उसकी लेफ्ट शोल्डर से नीचे डायगनल में सॉलिडिफाइड खून के बहुत दाग थे। सील्ड आर्टिफैक्ट 1-42। क्लेन का दिल जोर से धड़क उठा। बिना किसी झिझक के उसने डिजायर अपोस्टल की रूह अपने अंदर रैप की और समनिंग खत्म कर दी। ब्लड स्टेन्ड सिल्वर आर्मर के रेड ग्लव ने सिर्फ एक शिलूट देखा, एक काले क्राउन वाला शख्स और उसी रंग का क्लॉक, और फिर वो गायब हो गया। उसने आंखें सिकोड़ ली। जहां वो आदमी था वहां ध्यान से देखा और डिजायर अपोस्टल को, जो जिंदा था, अब उस हालत में मरा हुआ मिला। क्ल्यू साफ करना और सबूत बर्बाद करना, उसने धीरे से कहा। टैप टैप टैप। पीछे रेड ग्लव्स एक के बाद एक पहुंचे। ग्रे फॉग के ऊपर लौटकर क्लेन ने जल्दी में स्पिरिट चैनल करने की जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि वो सीधा मिस्टीरियस स्पेस से निकलकर असल शरीर में वापस आया। उसने तेजी से रिचुअल आइटम्स पैक किए और जल्दी से आखिरी निशान मिटा दिए। सब कुछ करने के बाद उसने अपना एक बॉडी डबल फिर से बनाया। 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लेकर वो एंशिएंट पैलेस के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो रेमनेंट स्पिरिट से सीधा बात कर सकता था। जबकि डिजायर अपोस्टल की रूह साफ हो गई थी और किसी भी पल में डिसअपियर हो सकती थी। क्लेन तैयार था थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी पूछने के लिए। ब्राउन बाल और ब्लैंक भूरी आंखों वाला डिजायर अपोस्टल क्लेन के स्पिरिचुअलिटी का एहसास करके बोला, तुम क्या साजिश कर रहे थे? डिजायर अपोस्टल ने घुटी हुई आवाज में जवाब दिया, ड्यूक नेगन की हत्या। ड्यूक नेगन? फिर वही? कौन इतना चाहता है कि उसे मार दिया जाए? क्लेन हैरान होकर पूछा, क्या मिशन सफल हुआ? हाँ, डिजायर अपोस्टल ने शांत आवाज में जवाब दिया। क्लेन ने तुरंत क्रिम्सन मून का निशान सीने पर बनाया। उसने गहरी सांस ली और सीधा पूछा, किसने तुम्हें हायर किया? क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने वाइस एडमिरल हरिकेन क्विलांगोस को कमीशन दिया था? डिजायर अपोस्टल ने सुकून से बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे सीक्रेट और पुरानी। उनके मेंबर्स कहते हैं कि उनके अंदर कई फील्ड्स के अहम लोग हैं, शायद अलग अलग चर्चेज और मिलिट्रीज के हायर अप्स। कुछ सुना सुना सा लगा। क्या ये वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्परर रोजेल शामिल था? क्लेन ने पूछा। उन्होंने तुम्हें क्या इनाम दिया जो तुमने अपनी 10 साल की पहचान छोड़ दी? डिजायर अपोस्टल की आवाज़ हल्की सी बदली और बोला, अ कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, द एबिस कार्ड। अ कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, एबिस कार्ड? रोजेल के 22 कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी में से एक। ये डेविल पाथवे से जुड़ा हुआ इनाम था। इनाम मिशन से कई गुना ज़्यादा कीमती निकला। क्लेन पहले तो हैरान हुआ, फिर हैरानी से पूछा, फिर वो ड्यूक नेगन को क्यों मरवाना चाहते थे? डिजायर अपोस्टल की रूह धीरे धीरे और पतली हो रही थी और उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। फिर क्या? तुमने कुछ सुना? क्लेन ने जोर से पुश किया। डिजायर अपोस्टल वही शांत हालत में रहा। मैंने सुना है कि उनका मकसद क्रिएटर को फिर से जगाना या रिवाइव करना है। वो इतिहास में ढकेल देते हैं, उससे अपने मकसद के हिसाब से ढालते हैं ताकि एक ठीक वक्त पर अपना गोल पा सकें। अगर ज़माने का रुख उनके हिसाब से ना हो तो वो पूरी कोशिश करते हैं उसे उल्टा पलट देने की। एक सचमुच सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। रोजेल की बयान से ये मैच करता है। जब डिजायर अपोस्टल की रूह बिल्कुल डिसइंटीग्रेट होने वाली थी, क्लेन ने जल्दी से पूछा, उनका नाम क्या है? उनसे कैसे कांटेक्ट करें? डिजायर अपोस्टल ने आगे देखते हुए बिना जज्बात के बोला और उसकी शक्ल जल्दी से टूट रही थी। पूरी तरह गायब होने से पहले उसने जवाब दिया, उनका नाम ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर है। ग्लास ग्रीन हाउस वाले घर में पतला सेक्रेटरी सुनहरे रिम वाले चश्मे और सफ़ेद दस्तानों में उदास चेहरे के साथ बैठा था।
और एक गहरी शोक की हालत में। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस सीक्वेंस के हो? डीकन इकानसन ने सख्त लहजे में पूछा। ब्लॉन्ड सेक्रेटरी धीरे से गहरी आवाज में बोला, लॉकहार्ट सियाकम, सीक्वेंस 5 पाथवे के लिए तुम MI9 से मेरे रिकॉर्ड्स अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, इकानसन ने फिर पूछा, क्या ड्यूक हर हफ्ते यहाँ एक सर्टेन टाइम आता है? नहीं, वो शेड्यूल के हिसाब से काम पसंद नहीं करते। आज भी किसी को पता नहीं था कि वो आज यहाँ होंगे। मुझे कल सुबह पार्लियामेंट में इस बारे में पता चला। लॉकहार्ट ने गंभीर अंदाज में जवाब दिया। एकांसन ने सोचा और पूछा, अगर तुम में से किसी में जासूस है तो तुम किसको सस्पेक्ट करते हो? लॉकहार्ट ने कुछ सेकंड सोचा और फिर सिर हिलाया कि नहीं पता। उसके बाद इकांसन ने बैटल की डिटेल मांगी। उसने देखा कि लॉकहार्ट पीला पड़ा हुआ, बुरा घायल था, इसलिए वो पोलाइटली उठकर ड्यूक के बाकी गार्ड्स का हाल जानने गया। डीकन को जाते देख लॉकहार्ट ने एक गहरी सांस ली और ड्यूक नेगन की लाश की तरफ चला गया। बड़े नोबेल अब पहले जैसे नंगे नहीं थे, पर उनके चेहरे पर डर के निशान अब भी बचे हुए थे। गहरी आवाज में देखा और लॉकहार्ट धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। इस पल सबके सामने उसकी पीठ थी और मुंह का कोना थोड़ा सा मुड़ गया। उसने अंदर से शांत तौर पर जोड़ा, ये जमाने का फैसला है। चैप्टर 428। वेस्टबोरो 9 होप स्ट्रीट, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस। एगुस्टेड नेगन एक बड़े टेबल के पीछे खड़ा था और सीरियस चेहरे से अर्ल हॉल की तरफ देख रहा था। लॉर्ड हॉल, मेरे सेक्रेटरी ने आपको जो हुआ उसको ब्रीफ किया होगा। आप इस वक्त पहली नोबिलिटी हैं जो मेरे जहन में आए। कंजर्वेटिव पार्टी का इंपॉर्टेंट मेंबर जो अभी कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका चेहरा बहुत बूढ़ा दिख रहा था। उसकी लंबी पतली शक्ल दोनों हाथों से टेबल को सहारे दे रही थी, जैसे बुरी खबर उठाने से कमज़ोर हो गया हो, मगर उसकी आंखें तेज़ और रवैया कायम था। अर्ल हॉल, जिसके पास एक खूबसूरत मूंछ थी, उसने आंख भरी और बोला, ये खबर सुनकर अफसोस हुआ। मुझे लगा मैं कुछ दिनों में हिज ग्रेस से मिलकर वो बिल डिस्कस करूंगा जो हम सब के लिए ज़रूरी है, पर किसने सोचा था कि उस पर हमला हो जाएगा। जवानी का हसीन चेहरा उसके गहरे स्माइल लाइंस और मोटापे की वजह से छुप गया था। पहले उसने दुख और रहमी जाहिर की, फिर अपने जज्बात पे काबू पाते हुए कहा, हिज ग्रेस अब मर चुके हैं। रोने और गुस्से से बेहतर है कि हम ठहर के सोचें, तभी हम नतीजा संभाल पाएंगे और किंगडम के भारी इंजन को डिरेल होने से रोक पाएंगे। इसी वजह से मैं सीधा आपके पास आया। प्राइम मिनिस्टर एगुसीड ने कहा, बाकी नोबल सिर्फ अपने देवताओं को पुकारेंगे, डर से कांपेंगे और कहने लगेंगे कि ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं। वो चाहेंगे कि किलर को सख्त सज़ा मिले और मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। उनकी नज़र में अगर एक हैवीली प्रोटेक्टेड ड्यूक को ही मार दिया जा सकता है तो फिर हम क्या? ये एक नेचुरल रिएक्शन है, समझ में आता है, मगर हमारे काम के लिए ये सही रिएक्शन नहीं। अर्ल हॉल ने सर हिलाया और पूछा, किलर कौन है? मकसद क्या था? एक डेविल जो 10 साल से बैंकर का रूप धरा रहा, एक असली डेविल। वैसे आपका वेरवथ बैंक उसका बिजनेस अब ले चुका है, एगसीड ने जवाब दिया। पैट्रिक जैसन? अर्ल हॉल ने तुरंत नाम याद किया। प्राइम मिनिस्टर एगुसीड चुपचाप सोचने लगा और बोला, वो सीक्वेंस 5 है, पर अचानक अपना बिजनेस बेच दिया। 10 साल से जो आईएनटी यूज़ कर रहा था उसे छोड़ दिया और एक एक्सट्रीम रिस्क लेके मेरे भाई को असैसिनेट करने गया। इससे हम ये गेस लगा सकते हैं कि उसे किसी ने भड़काया या किसी फैक्शन ने इंस्टिगेट किया। बदकिस्मती से वो एस्केप करते हुए मर गया। उसकी स्पिरिट बॉडी भी ले ली गई। नाइटहॉक्स के रिजॉर्ट्स के मुताबिक इस काम का रिस्पॉन्सिबल हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर था। ये काफ़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मामला लगता है और हम चंद दिन में ज़्यादा पता नहीं लगा पाएंगे। अर्ल हॉल ने पूछा, हाँ, वो हीरो बैंडिट इतने निशान नहीं छोड़ने वाला है। हम सिर्फ उन लोगों से शुरू कर सकते हैं जिन्होंने पिछले चंद महीनों में जेसन से कांटेक्ट किया। इसमें वक्त लगेगा, शायद रिजल्ट भी ना मिले। एगसीड ने कंफर्म किया। अर्ल हॉल आगे बढ़ा और पूछा, हिज मैजेस्टी का एटीट्यूड क्या है? गम है, मगर कोई क्लियर प्लान नहीं है अभी, एगसीड ने जवाब दिया। अर्ल हॉल सोचने लगा और फिर बोला, इस सिचुएशन में सबसे ज़रूरी बात मास्टरमाइंड कौन है ये नहीं, बल्कि उनका मकसद क्या है। अगर वो वॉर चाहते हैं या कॉलोनीज़ में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं तो हम आम लोगों को बता सकते हैं कि इस सब को फेज़ैक एम्पायर ने भड़काया। हम एक पूरा फैब्रिकेटेड प्रोसेस तैयार कर देंगे और कोई ऐसा एविडेंस पेश करेंगे जो सबको यकीन दिलाए। पिछले कुछ सेंचुरीज़ में हमारा नॉर्थ वाला पड़ोसी ऐसे काम करता रहा है, लोग उसी पर गुस्सा करते हैं। मुझे लगता है आम लोग इस चीज़ को आम तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे और लोग उनसे डरते भी हैं, प्राइम मिनिस्टर एगसीड ने बिना मुस्कुराहट के कहा। मगर हम अगले आधे साल में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तब तक हमारे पास वॉर करने की कैपेबिलिटी नहीं। अर्ल हॉल ने शांति से कहा, तो चलो कोई ऐसा टारगेट चुनते हैं जिसे सब एक्सेप्ट कर लें। हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर बहुत मिस्टीरियस है
और उसके पीछे जो ऑर्डर है वो भी। अगर हम सीधा ये चीज़ पब्लिक कर दें तो पैनिक फैल जाएगा, लोग अनजान चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। हाँ, ऑरोरा ऑर्डर कैसा रहेगा? उन्होंने कुछ महीने पहले इंटिस वाले पर्वर्ट को मार दिया था। किसी को हैरानी नहीं होगी अगर वो फिर कुछ कर दें। उनकी रेपुटेशन बुरी है, अखबारों ने उनके बारे में बहुत लिखा है। अगर हम कहें कि पिछला असैसिनेशन हमने करवाया था तो ये सस्पिशियन कम भी होगा। और जब हम इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे होते हैं तो बैकलैंड साफ करना आसान हो जाएगा। बहुत से खतरनाक लोग यहाँ छुपे हुए हैं। एक्सीड अग्री करते हुए बोला, ऑरोरा ऑर्डर एक अच्छा टारगेट है, हम पहले उनको टारगेट करेंगे। अगले साल जब हम रेडी हो जाएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे और एक्यूज़ करेंगे कि फेसजैक एम्पायर ने ऑरोरा ऑर्डर को बढ़ाया। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बचाने नहीं आएगा और लोग नॉर्दर्न बारबेरियंस को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। अल हॉल थोड़ा हैरान रह गया और बोला, ये तो एक कदम आगे है, अच्छा सोचा। एक्सीड खड़ा हुआ और बोला, मैं अब हिज मैजेस्टी से मिलने जा रहा हूँ। और फिर अल हॉल की तरफ देखा और कहा, आप अपनी हिफाजत पर भी ध्यान देना, हम अभी नहीं जानते हैं कि मेरे भाई को क्यों मारा गया। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने बैकलैंड डायोसीज का आर्क बिशप रिप्लेस करने का फैसला कर लिया। स्नेक हमेशा क्रूशियल मौके पर लेट रहता है। स्टॉर्म के बिलीवर्स चिड़चिड़े, गुस्से वाले और गवाह बनाने में आसान है। प्रेजुडाइज ना करो, ल्यूमी बहुत तेज़ है, अल हॉल ने हल्की हंसी के साथ कहा और छाती पे 4 बार थपथपाया। थैंक गॉडेस, वो मेरी हिफाजत करेंगी। टॉयलेट हर्मिट ऑर्डर बहुत भारी नाम है। क्लेन असली दुनिया में वापस आया और टॉयलेट का मैकेनिकल बटन दबाया। वो बाथरूम से बाहर आया, रनिंग पानी की आवाज़ के बीच, और स्पिरिट चैनलिंग से मिली जानकारी पर सोचने लगा। उसको डाउट था कि एक टॉयलेट हर्मिट ऑर्डर वही एंशियंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में रोजेल ने बताया था, वो जिनके पास सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट हो सकती थी। किसी को ड्यूक नेगन की हत्या जैसे हिस्टोरिकल प्रोसेस के लिए भेजना अजीब लगता है, पर कुछ हद तक समझ में भी आता है। उनका मकसद ओरिजिनल क्रिएटर को रिवाइव करना, ये सिटी ऑफ सिल्वर के बिलीफ से मिलता जुलता है। क्लेन आगे पीछे चलता रहा और सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे पर नॉक सुनी। वो कोयला क्लब का अटेंडेंट नहीं था, ये वो चश्मा पहने कार्लसन था, मशीनरी हाई माइंड का मेंबर जिसे क्लेन पहले देख चुका था। कैसे आए? कार्लसन ने देखा कि क्लेन वहीं है और थोड़ा रिलैक्स हुआ। जब कोई और ना था तो वो मुस्कराया। एज अ बियॉन्डर हमारे पास मेथड्स बहुत हैं, उसने कहा। उसे एक कैंसर से खबर मिली, डिज़ायर अपोस्टल की मौत के बारे में, और वो आया ये कंफर्म करने के लिए कि क्लेन सेफ है। क्लेन के परफॉर्मेंस से वो खुश था। उसकी इल्यूजन ऑफ लिविंग पर्सन एक्सपोज नहीं हुई। वो सबको बेवकूफ़ बना पाया। क्या खबर अच्छी है? क्लेन ने पूछा। हाँ, पैट्रिक जेसन बेरियम मार दिया गया, तुम सेफ हो, अब तुम्हें हमारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं, कार्लसन ने ईमानदारी से जवाब दिया। ये खबर सुनकर क्लेन ने महसूस किया पोषण अंदर जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। सच में? क्लेन हैरान और खुश हुआ। बिल्कुल, कार्लसन ने कंफर्म किया। वाह, ज़बरदस्त, क्लेन ने खुशी से बोला। कार्लसन ने उसकी तारीफ भी की। तुम्हारी डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स और लॉजिकल सोच ने हमें बहुत मदद किया। डीकन ने लिखा है कि बाद में तुम्हें सीक्रेट रिवॉर्ड मिलेगा, शायद 1000 पाउंड्स। 1000 पाउंड्स बुरा नहीं, लेकिन अगर जेसन के सूटकेस में पैसे और ज्वेलरी थे तो कीमत लगभग 50,000 पाउंड्स तक हो सकती है। शायद उसके अकम्प्लिस ने कुछ पैसे ले लिए, बाकी 20 से 30,000 बचत बची हो सकती है। फिर भी 1000 पाउंड छोटा लगता है। क्लेन थोड़ा उदास और फिर खुश हुआ। मशीनरी हाई माइंड से रिवॉर्ड मिलना उसकी परफॉर्मेंस का सबूत था। ये फील दिलाया कि पोषण डाइजेस्ट होने के करीब है, एक कदम और बचा। ये तो मेरा भी काम था, मुझे ही थ्रेड मिला था। क्लेन ने मुस्कुराया। कार्लसन ने अपना चश्मा थोड़ा पुश किया और सोच में बोला, शर्लॉक, तुम भी गॉड के बिलीवर हो, हम तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। आने वाले वक्त में तुम जो भी एनकाउंटर करो उसकी जानकारी हमें दो। ये मशीनरी हाई माइंड मुझे इन्फॉर्मेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लेन ने अपने सीने पर ट्रायंगुलर सीक्रेट एम्बलम बनाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लेन ने जवाब दिया। अब जब वो उनकी प्रोटेक्शन में नहीं था, क्लेन कोयला क्लब में रात का खाना खाकर धीरे धीरे कैरिज से 15 मेन स्ट्रीट वापस चला गया। वो लेटर बॉक्स खोलता तो एक नया लेटर मिला, बिना पोस्टेज स्टैम्प के। लेटर ईजन का स्टैटन का था, जो आफ्टरनून में आया था। उसने लिखा, मुझे मशीनरी हाई माइंड से तुम्हारी दी हुई सजेशन की खबर मिली। तुम्हारी शार्प सोच और कौशन सही हैं। अगर तुम बियॉन्डर नहीं होते तो मैं समझता कि रीडर पाथवे तुम पर सूट करता। तुम सच में डिडक्शन में एक बेहतरीन जवान हो। क्लेन लिविंग रूम में खड़ा लेटर गैस लैम्प की रोशनी में पढ़ रहा था। इस बार परफॉर्मेंस में कुछ नया नहीं था, सब स्टेप बाय स्टेप वही था, लेकिन काफ़ी लोग विटनेस थे और उन सब ने फीडबैक दिया जिससे पोषण डाइजेस्ट करने में मदद मिली। क्लेन लेटर को पकड़े खुद को सोचता रहा। उसने आधी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तेज़ी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इल्यूजरी सितारे आसपास चमक रहे थे। वो सिर्फ बहुत कम अट्रैक्शन महसूस कर रहा था। महीने के आखिर 1349 में उसका मैजिशियन पोषण आखिरकार डाइजेस्ट हो गया। चैप्टर 429,
रात के स्ट्रीट लैंप्स गीले ज़मीन को रोशन कर रहे थे और कभी कभी गुजरते घोड़े वाले कैरिज से छिड़कते पानी की बूंदें ऊपर उठती थीं। बैकलैंड किंगडम के बीच में था, सोनिया सी से सिर्फ कुछ 10 किलोमीटर दूर। यहाँ साल भर बारिश होती रहती थी। जुलाई का मैक्स टेम्परेचर सिर्फ 28 डिग्री तक जाता था और सर्दियों में सबसे कम तकरीबन 2 डिग्री। ठंड कभी ज़मीन के नीचे जाके बर्फ़ बनने तक नहीं पहुंचती थी, मगर लोग फिर भी यहाँ सर्द महसूस करते थे। फेजैक से आए लोग भी कभी कभी इस नमी से परेशान हो जाते थे जो कपड़ों और जिस्म में घुस जाती। क्लेन ओरियल विंडो के पीछे खड़ा था, एक कमरे में जिसका फायरप्लेस बुझा पड़ा था। बाहर का सुकून देख के उसको दिलो जान दोनों में आराम महसूस हुआ। बस इंग्रेडिएंट्स जमा करने और पोशन बनाने के बाद वो तुरंत सीक्वेंस 6 तक बढ़ सकता था और फेसलेस बन जाता। मैजिशियन पोशन पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया। डिज़ायर अपोसल को मैंने ख़त्म कर दिया और वो भाग नहीं पाया, और ऑर्डर अभी भी द फूल के बिलीवर्स की तलाश में घूम रहा। मिस्टर एजीक को कोई अनजाना फैक्शन पीछा कर रहा है और पोषण इंग्रेडिएंट्स का मसला है। तब तक मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं। क्रेन आगे झुका, सांस ली और विंडो पर जमती फॉग को देखा। उसने वो खतरनाक सोच इसलिए रखी थी कि डिज़ायर अपोसल के पास और भी प्लान हो सकता था जिससे वो ऑफिशियल भी ऑर्डर से निकल जाता। अगर वो भाग जाता तो हो सकता था कि टॉयलेट हर्मिट ऑर्डर जैसा कोई ग्रुप उसका इंतज़ाम कर रहा हो और वो हाई सीक्वेंस बनने की कोशिश करे। सोच के ही डर लगता, इसलिए इस ऑपरेशन की ज़रूरत थी। जस्टिस का फिनिशिंग ब्लो लगाना ज़रूरी था। थोड़ी देर रात का मंजर देखने के बाद वो सोफ़ा पर लौट के बैठा और अपने फ्यूचर के प्लान सोचने लगा। मशीनरी हाई माइंड के रिवॉर्ड से वो 1000 फेस्ड हंटर का म्यूटेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड और खून अफोर्ड कर सकता था। डीप सी नागा का बाल पैसे से मिल जाएगा, सिर्फ ह्यूमन स्किन शैडो का कैरेक्टरिस्टिक मुश्किल था, और अगर क्लू मिलता भी पैसे अभी काफ़ी नहीं थे। वो थोड़ा अपने पर हंसा, वो खास तौर पे पैसे का दीवाना नहीं था। टिंजन में भी उसने मेलिसा को खर्च करने के लिए इनकरेज किया था। अपने आप को ख़राब रखना ठीक नहीं लगता। हर कोवर्ट काम में वो सेफ्टी पहले रखता, लेकिन बदला लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए कीमती इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसलिए वो हर एक पेनी जमा कर रहा था। थोड़ी ठंड महसूस हुई। लिविंग रूम में ठंड से मैजिशियन जैसे कमज़ोर जिस्म वाले को जलन हुई, इसलिए उसने शावर लेने बिस्तर पर जाके पढ़ने का फैसला किया। स्टीम कैथेड्रल के नीचे एक आंसर ने सारे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स पढ़े, फिर उसने एंशिएंट सिल्वर मिरर अरोड्स निकाला। कालसर एक नज़र उस पर डाल के पूछता है, डीकन, अगर मैं अरोड से कोई अनसॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम या क्लासिकल पैराडॉक्स पूछूं, क्या सही जवाब मिलेगा? अक्सर ही रिजेक्ट कर देगा। अगर इसको लगे तुम्हारे इरादे ख़राब है तो शैतानी सज़ा देगा, बिजली गिरा देगा या ऐसी कर्ज जिससे तुम परेशान हो जाओगे। एक आंसर ने आह भर के कहा, ये एक लिविंग सील्ड आर्टिफैक्ट है, बड़ी इंटेलिजेंस रखता है, इसको यूज़ करते वक्त लूप होल सोचना बेकार है। कालसल ने साथियों को देखा और बोला, डीकन मुझे पूछने दो, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। एक आंसर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मालूम है। अब मैं सिमिलर क्वेश्चंस से डरता नहीं हूँ। तभी एरोड्स बहुत गहरे सवाल पूछता है, तुम्हारी जिम्स की कंडीशन में पेनाल्टी बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। फिर एक आंसर ने मिरर की सरफेस पर 3 बार हल्की उंगली चलाई और गहरी आवाज़ में पूछा, ऑनरेबल एरोड्स, मेरा सवाल है कौन या कौन सी फैक्शन ने डिज़ायर अपोसल को डीप नेगन के मर्डर पर भड़काया? सिल्वर मिरर पे कुछ देर के लिए चेंज नहीं आया। आखिर में सरफेस से एक्विस रोशनी निकली। एक सीन बन गया जो एक ऑयल पेंटिंग जैसा था। एक प्लेन जहां सूरज ढलने को था, सुनहरी रोशनी सब पर छाई हुई। इसका मतलब क्या? कार्लसन और मशीनरी हाईमाइंड के साथ ही एक दूसरे को देखकर नहीं समझ पाए। एक मिस्ट्री प्रायर ने बोला, ट्वाइलाइट, जिंदगी के ख़त्म होने का सिंबल? कोई सेक्ट जो मौत को मानता हो, या फिर एपोक्लिप्स पर बिलीव करने वाले ल्यूनेटिक्स? कार्लसन ने सिर हिलाया, मुझे लगता है लैटर, बाद वाला। इकैंसन ने इन बातों को इग्नोर किया क्योंकि एरोड्स का सवाल आ चुका था और वो सवाल अजीब था। आप किस रंग का अंडरवियर पसंद करते हो? इकैंसन का चेहरा लाल हो गया, उसके सिर से जैसे धुआं निकल रहा हो। मुश्किल से बोला, लाल। रूम में अजीब खामोशी छा गई। कार्लसन और दूसरे कोने की तरफ देखने का नाटक करने लगे। इकैंसर थक कर बैठ गया, बालों को खुजलाता हुआ रेडी था दूसरा सवाल पूछने के लिए। कार्लसन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डीकन मुझे ट्राई करने दो, पीएनएल फेज तक नहीं पहुंचना। इकैंसर ने आखिर में हाँ की। कार्लसन ने डीकन की तरह मिरर को 3 बार हल्के से छुआ। ऑनरेबल रूट्स, मेरा सवाल डिज़ायर अपोस्टल के साथी कौन है? मिरर की एक्विस रोशनी हल्के से हिली। सीन चेंज हुआ। पहले किसी औरत की पीठ नजर आई, खूबसूरत फिगर, फिर एक आदमी जो बहुत धुंधला था। कपड़ों से आदमी होने का अंदाजा ही लगा। वो एक और साथी ज़रूर है, ये शख्स ही है जिन्होंने ड्यूक नेगन के बारे में इंफॉर्मेशन बेची होगी। अफसोस कि वो अब डील से निकल चुके। कार्लसन ने आसपास देखा। इस बार एरोड्स ने ऑप्शन दिया, क्वेश्चन, मिशन या पेनाल्टी। कार्लसन ने बिना डरे बोला, क्वेश्चन। मिरर पे लाल खून जैसे वर्ड्स कंपाइल्ड हुए। क्या तुम रोज़ अपने हाथ से रिलीव करते हो, मतलब मास्टरबेट करते हो? कार्लसन के होंठ कांपने लगे, शर्म से कान गर्म हो गए। हालांकि यहाँ बात थी, फिर भी सबके सामने जवाब देना मुश्किल था। यस,
उसने बहुत धीरे से बोला। सेंट सैमुअल कैथेड्रल के नीचे डैली ब्लू आई शैडो लगाए सोल अश्योरर सोएस्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स का स्टैक फेंक दिया। जो इन्फॉर्मेशन तुम चाहते थे टैरोट कार्ड केस पर, सोच से छोटा है। सोएस्ट ने थोड़ा हैरान होकर बोला। डैली ने छुपा कर हंसना शुरू किया। ये बस इंडेक्स है। लियोनार्ड अपनी रेड ग्लव्ड राइट हैंड से लोअर लिप छू के बोला, कैप्टन सोएस्ट, क्यों ना हम जेसन बेरिया से इंटरेक्ट करने वालों की थोरो इन्वेस्टिगेशन करें और पिछले दोनों केसेस से कंपेयर करें। शायद टैरोट कार्ड सिंबल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्लू मिल जाए। सोएस्ट ने मुस्कुराकर कहा, ड्यूक नेगन लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का भक्त था। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था। मैंडेटरी पनिशर शायद फ्रैनेटिकली असली कल्पिट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, वरना हमारे बीच तनाव हो जाएगा। टैरोट कार्ड केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करें, शायद नया क्लू मिले। लियोनार्ड ने सर हिलाया और उसके दिमाग में बुड्ढे की आवाज़ ने किया और हंस दिया। नाइटहॉक्स इससे चूक गए। उस शख्स से ब्लैक एम्परर की खुशबू आ रही है, सच्ची ब्लैक एम्परर। होली विंड कैथेड्रल के अंदर ए स्नेक स्पेल सिंगर ऑफ गॉड काला बोनेट पहने सिल्वर आंखों से मैंडेटरी पनिशर एलीट को देखता हुआ बोला, मैं बैकलैंड छोड़ने वाला हूँ, लेकिन काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स का फैसला है। तुम्हारा एक ही मिशन बाद में। ड्यूक नेगन की असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन अप्लाई करो और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज़ करने का हक पाओ। जाओ और ढूंढो कौन हमारे निशाने पर था। आगे खड़े एक मिडिल एज्ड आदमी ने मॉडिफाइड कैप्टन्स हैट पहन के सलामी दी। एज यू कमांड यूर एमिनेंस। उसके गले पर एंकर टैटू नजर आ रहा था। एम्प्रेस बोरो अर्ल हॉल का ऑप्युलेंट विला। ऑर्डर ने सूजी को देखा जो खुद दरवाज़ा खोल कर आई और धीरे से पूछा, फादर और बाकी लोग किस बारे में बात कर रहे थे। अर्ल हॉल लेट वापस आया, चेहरा सख्त। ऑर्डर ने सूजी को अंदर भेजा ईव्स ड्रॉप करने को। ड्यूक नेगन का असैसिनेशन हो गया। सूजी ने पैर से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आह। ऑर्डर थोड़ी देर के लिए स्टन रही। ड्यूक नेगन जैसे पावरफुल नोबल मर गया? ये सोच सररियल थी। किसने किया? ऑर्डर ने पूछा। सीक्वेंस 5 डेविल। सूजी ने जल्दी बोला, लेकिन उसे हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर ने चुप कर दिया। आह। ऑर्डर फिर से हैरान। कैसे ब्लैक एम्परर? कैसे मिस्टर फूल्स ब्लेस्ड? उसने मिस्टर फूल से दुआ की और फूल ने बताया वो वही ऑर्डर ढूंढ रहा है जिसने डिज़ायर अपोसल को भेजा, टॉयलेट हर्मिट ऑर्डर। ऑर्डर को राहत हुई। मिस्टर फूल ने क्विलागोस को पिछली बार रोका था क्योंकि ये वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो चीज़ें कंट्रोल करती थी।